बेसिकली एडिक्शन अभी ये प्रूव हुआ है कि ये एक ब्रेन की बीमारी है। तो दीज आर बिहेवियरल एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन ऐसा है कि वो उसको हम पूरी तरह रोक सकते हैं कि आज के बाद ड्रग्स नहीं लेने हैं, आज के बाद नशा नहीं करना है। पर बिहेवियर एडिक्शन पूरी तरह छोड़ना मुश्किल है। बोलते हैं ना, आई कैन हैंडल ड्रिंक, ये जो लोग बोलते हैं ना, दिस इज नॉट अ गुड साइन। आज काम पे नहीं जाना है तो पत्नी फोन करके बोलती है कि बीमार है। आप ये फोन करके उसकी मदद नहीं कर रहे, उसकी नशे की बीमारी को बढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये चीजों के बारे में आज बहुत जल्दी से अवेयर करना जरूरी है। आपने बीच में चेन्नई का एक रिपोर्ट पढ़ा होगा कि मुझे नहीं पता, 6 साल के बच्चों को स्कूल के बाहर छोटे छोटे टैबलेट्स देके, वो जो एडिक्टिव टैबलेट्स थी, उसकी आदत लगाई गई। एवरी टाइम यू फॉलो द कॉन्सिक्वेंसेस, द चाइल्ड विल लर्न कि मेरे घर में ये नहीं चलता है। दिस विल हेल्प हिम आइदर टू एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और अगर कर भी रहा है तो घर पे आके बताने के वो एक माहौल ऐसा रहेगा कि मैं घर पे जाके अगर चीज बताऊं तो मेरे माँ बाप मुझे समझे। नमस्ते, मैं डॉक्टर बीना बंदना आपका स्वागत करती हूँ एक और इम्पैक्टफुल एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है, एडिक्शन या नशा। चाहे वो अल्कोहल हो, ड्रग या सोशल मीडिया, ये सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन है। आज हमारे साथ हैं एक डी एडिक्शन एक्सपर्ट डॉक्टर मधु, जो हमें बताएंगे कि एडिक्शन का साइंस क्या है, इसके साइकोलॉजिकल और फिजिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट रिकवरी का प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आप या आपके किसी अपने को लगता है कि उन्हें मदद की जरूरत है, या आप बस समझना चाहते हैं कि एडिक्शन से कैसे निकला जा सकता है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड हीलिंग। चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है हमारे नए एपिसोड में आपका। और पहला क्वेश्चन हम ये लेना चाहेंगे कि एडिक्शन होता क्या है, जैसे हैबिट, डिपेंडेंसी एंड कॉपिंग मैकेनिज्म। ये कैसे इससे डिफरेंट होती है? क्या इसको एडिक्शन में बदल देता है? लोगों को लगता है कि एडिक्शन एक आदत है, एक बुरी आदत है, या उन्हें लगता है एडिक्शन वो चीज है कि जो खुद होके अपनी इच्छा शक्ति से कम नहीं कर सकते हैं। पर एडिक्शन कोई बुरी आदत या इच्छा शक्ति से कोई मायने नहीं रखता है। बेसिकली एडिक्शन अभी ये प्रूव हुआ है कि ये एक ब्रेन की बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है, जिसमें ब्रेन अफेक्ट होके अगर एडिक्शन, कोई भी चीज हम बहुत दिनों तक इस्तेमाल करते रहे तो ब्रेन अफेक्ट होता है, और वो इस कदर तक अफेक्ट होता है कि इंसान उस चीज के आदी गिर हो जाता है। यानी उसकी इच्छा होते हुए भी, उसके जीवन में उसके बुरे परिणाम होते हुए भी वो चीज चाह के भी नहीं छोड़ सकता। हैबिट होती है कि अगर हम चाहे तो हम उसको इच्छा शक्ति से छोड़ सकते हैं, पर एडिक्शन बहुत बार ऐसा होता है कि इच्छा होते हुए भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। सो बेसिकली इट्स अ ब्रेन डिजीज, इट्स अ क्रॉनिक ब्रेन डिजीज, एंड इट्स अ रिलैप्सिंग डिजीज। रिलैप्सिंग यानी ये अगर बहुत दिनों तक चलता रहा तो ये पूरी तरह से ठीक होना मुश्किल हो जाता है। वो घड़ी घड़ी आ सकता है अनलेस आप ट्रीटमेंट में रहे लंबे समय तक। So this is the difference between addiction and a habit. ज्यादातर लोग एडिक्शन को अल्कोहल और ड्रग से रिलेट करते हैं, तो ये सब्सटेंस बेस और बिहेवियर बेस, कैसे इन लोग को हम डिफरेंशिएट करें और क्या अलग करता है इनको? नशा कई चीजों का होता है। हमें जो पता है उसमें अल्कोहल, उसमें तंबाकू, वीड या तंबाकू के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ये पता है। कुछ लोगों को हशीश या फिर ओपियम, हेरोइन, यहाँ तक पता है। लेकिन आजकल के जमाने में सब्सटेंसेस यहाँ तक ही सीमित नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चे, हमारे यूथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम लोग सिंथेटिक ड्रग्स बोलते हैं। उसमें एमडीएमए है, मेथ है,
एमडी है, मेफिड्रॉन है, म्याओ म्याओ है, या फिर एनपीएस, दैट इज न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस। ये कम से कम 500-600 ऐसे सब्सटेंसेस है कि जिनको अब तक गवर्नमेंट बैन नहीं कर चुकी है, बिकॉज इनका पता ही नहीं है क्या है उसका फॉर्मूला, और ये लैब में बनाए जाते हैं। अच्छा। लैब में बनाए जाने के वक्त उनका थोड़ा सा फॉर्मूला ट्विक करते हैं ताकि वो एमपीडीएस यानी वो बैन करने के इसमें नहीं आए, और इस प्रकार ये ड्रग्स बाजार में बिकते हैं। नेचुरल ड्रग्स हम लोग ब्लड टेस्ट में पकड़ सकते हैं, ये ड्रग्स बहुत बार हम नहीं पकड़ सकते हैं। ये एक डिफरेंस है। सेकेंडली, नेचुरल ड्रग्स कॉस्ट वाइज महंगे होते हैं बिकॉज उसका लिमिटेड सोर्स है। ये कोई भी छोटी सी लैब में या किचन लैब्स बोलते हैं, कहीं छोटे सा एक रूम ले लिया, वहां पे ड्रग्स बना दिए और हजारों की मात्रा में ये बिके जाते हैं। तो कॉस्टिंग उस हिसाब से कम रहता है, लेकिन ये बहुत फैलाव इसका हो चुका है। जैसे अभी आपने पूना में एक बहुत बड़ा ऐसा एक ये पकड़ा गया है जिसमें करोड़ों रुपए का म्याओ म्याओ यानी मेफ्रिडॉन पकड़ा गया है। अच्छा। तो बहुत बुरी तरह से ये फैल रहे हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स है, जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जो छोटे किचन लैब्स में बनाए जाते हैं, ये ड्रग्स होते हैं। ये हो गया ड्रग्स के बारे में जो हम देते हैं। दूसरा है कि बिहेवियरल एडिक्शन। बिहेवियर में कोई चीज ली नहीं जाती है, हमारी कोई कृति ऐसी होती है जो हम घड़ी घड़ी कर रहे हैं और उस हद तक कर रहे हैं कि वो कृति करना ये हमारे बस की बात नहीं रह जाती है। जिसमें है कि आप इंटरनेट एडिक्शन, हाँ, आप सोशल मीडिया एडिक्शन, हाँ, आप जब रील्स को जब स्क्रॉल किए जा रहे हैं और वो स्क्रॉल करने के इसमें आपको खुद को ध्यान नहीं रहता है कि आपका कोई काम बाकी रह गया है, आपकी नींद नहीं हो रही है, दूसरे दिन आपके काम में इफेक्ट हो रहा है। जी बिल्कुल। इसमें गेमिंग एडिक्शन है। जी, आजकल के बच्चों को जो गेम्स घंटों घंटों खेलने की आदत जो लगी है, उसमें जो पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें जो जीतते हैं, वो जीत का नशा उनको आगे के गेम्स खेलते हैं वो लोग उस नशे से, उससे उनकी पढ़ाई पे फर्क पड़ रहा है, उनके नेचर में फर्क पड़ रहा है। उनके हाथ से आप मोबाइल खींच लो कि इसके ज्यादा गेम्स, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी वायलेंट, यानी इतनी बुरी तरह गुस्सा होते हैं माँ बाप के ऊपर कि क्यों हमारे हाथ से मोबाइल छीन लिया। फिर पॉर्न एडिक्शन है, हाँ, कि अश्लील चीजें हम लोग फोन पे देखना, उसका एडिक्शन। फिर खाने का एडिक्शन, सो ईटिंग डिसऑर्डर इज ऑल्सो एन एडिक्शन, कि जहाँ पे खाने की हमको लत लग जाती है। अच्छा। तो ये सब बिहेवियरल एडिक्शन में आते हैं। अब ये चीजें ऐसी है कि खाना बोलो, सेक्स बोलो, मोबाइल का इस्तेमाल बोलो, गेम्स खेलना बोलो, ये चीजें ऐसे कि अगर मॉडरेशन में करते हैं तो ये ओके है, लेकिन जब ये इस हद तक चले जाते हैं कि वो इंसान अपने जीवन में उसके बुरे परिणाम होते हुए भी वो रोक नहीं पा रहा है इस्तेमाल करने से या उसको करने से, तो इसका मतलब वो एडिक्शन में चला गया। तो दीज आर बिहेवियरल एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन ऐसा है कि वो उसको हम पूरी तरह रोक सकते हैं कि आज के बाद ड्रग्स नहीं लेने, आज के बाद नशा नहीं करना है, पर बिहेवियर एडिक्शन पूरी तरह छोड़ना मुश्किल है। हम लोग मोबाइल पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं, हम लोग गेमिंग पूरी तरह से बच्चे कभी कभी नहीं छोड़ते हैं, या खाने का जो एडिक्शन है, खाना छोड़ नहीं सकते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरल एडिक्शन एंड सब्सटेंस एडिक्शन। पर ब्रेन दोनों एडिक्शंस को एक तरह ट्रीट करते हैं। आप भले ड्रग्स लो या बिहेवियरल एडिक्शंस हो, ब्रेन उसी तरह काम करता है, उसी तरह उस लत को, ब्रेन की चेंजेस उसी लत से उसी तरह के होते हैं। जैसे इसमें कोई ब्रेन डिसऑर्डर भी आ जाता है कि आप एडिक्शन कर रहे हो, जैसे गेमिंग की आप बात बोल रहे हैं, तो गेमिंग टोटली डिफरेंट हुआ, प्रॉन देखना टोटली डिफरेंट हुआ, और एक अल्कोहल और ड्रग्स लेना डिफरेंट हुआ, तो वहां पे दोनों की तरफ ब्रेन कैसे काम करता है? देखो, एडिक्शन मतलब क्या कि हमने एक चीज ली, समझे मैंने एक पेग लिया अल्कोहल का, उसके बाद मेरे दिमाग में डोपामिन नाम का एक सब केमिकल है, वो रिलीज हुआ। वो जब रिलीज होता है तो मुझे अच्छा लगता है। ओके, इट्स द रिवॉर्ड मैकेनिज्म कि मुझे अच्छा लगा, ये फीलिंग मुझे मेरे मेमोरी में फिक्स हो गई कि ये चीज पीने से मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम
मैं वापस लूंगा, नेक्स्ट टाइम मुझे वापस अच्छा लगा। धीरे धीरे जो एक पैक से मुझे अच्छा लग रहा था वो शायद 2 पैक से 3 पैक से मुझे अच्छा लगने लगेगा, यानी धीरे धीरे टॉलरेंस डेवलप होता है। तो ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, यानी जो चीज मुझे अच्छी फीलिंग देती है मेरा ब्रेन वापस उस चीज को मांगता है। और जब ये लगातार होते रहता है तब ब्रेन हमको हाईजैक कर लेता है, ये अपना ब्रेन हाईजैक हो जाता है उस अल्कोहल से। यानी हम अगर अपने ब्रेन को बोलते हैं कि मुझे नहीं पीना है, लेकिन ब्रेन हमें वो रोक नहीं पाता हमारा। सो दिस इज द हाईजैक्ड ब्रेन थ्योरी ऑफ एनी एडिक्शन। अब बिहेवियरल एडिक्शन में भी ऐसा ही होता है। जब हम एक रील देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, तो हमें वही खुशी डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन रिलीज जब होता है तब अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट रील देखते हैं। या फिर हमने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट किया और हमने किसी लाइक दिया, हमने किसी ने हमको, वो लाइक हमें खुशी देता है। क्यों देता है? क्योंकि डोपामिन रिलीज हुआ है। और हम घड़ी घड़ी उसमें देखते रहते कि और कितने लाइक्स आए, और कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने व्यू किया है। तो हमारी खुशी वो लाइक्स और वो व्यूज पे डिपेंड हो जाती है। फिर आजू बाजू में खुशी जो हमें मिल रही है हमारे फ्रेंड्स से, हमारी फैमिली से, स्पोर्ट्स से, म्यूजिक से, ये खुशी हमें मायने नहीं रखती है। ये इंटरनेट की खुशी हमें मायने रखती है, बिकॉज हमारे ब्रेन को वो आदत हो गई है कि मुझे खुशी इस फॉर्म में चाहिए। और ये जो खुशी होती है, भले वो ड्रग्स हो या बिहेवियर हो, ये ऐसी होती है कि वो डोपामिन हाई लेवल में रिलीज होता है। और वो हाई लेवल की खुशी हमें कोई नेचुरल चीजें नहीं दे सकती है। प्यास लगी, पानी पिया, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उस तरह अच्छा नहीं लगता है जब हमें कोई लाइक देता है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए बिकॉज डोपामिन रिलीज इज ऑन हाई और वो बहुत देर तक रहता है डोपामिन रिलीज, इसलिए हमें वो खुशी चाहिए सबके नेचुरल। सो इसलिए वो एडिक्शन में जाता है। जब हम बोलते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द बैड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हमारी जिंदगी में सब कुछ ही उसकी वजह से बुरा चल रहा हो, फिर भी हमको रोक नहीं पाते, फिर भी हम वो क्यों करते हैं? बिकॉज हमारा ब्रेन को वो हाईजैक कर लेता है, भले वो आदत हो या वो ड्रग हो या अल्कोहल हो या स्मोकिंग हो, जो सोशल मीडिया। ये जो एडिक्शन है, इसकी अर्ली साइन, अगर मैं किसी चीज से एडिक्ट हो रही हूँ तो क्या ऐसी अर्ली साइन मुझे लोगों को दिखेगा मेरे में जिससे पहचानना इजी हो जाएगा? वो क्या साइन होते हैं, अर्ली साइन जिसको कह सकते हैं हम? राइट। तो यूज करने के, यानी कोई भी चीज इस्तेमाल के स्टेजेस रहते हैं। सबसे पहले होता है एक्सपेरिमेंट, जो पहली बार कोई लेता है। अब पहली बार लेने के बाद कुछ लोग नेक्स्ट टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि वो चीज उनको पसंद ही नहीं आई। किसी फ्रेंड ने बोल दिया आप स्मोक करो, एक चुस्की ली, पसंद नहीं आई, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। पर कुछ लोगों को वो पसंद आता है, फिर वो भले वो शराब हो या स्मोकिंग हो या वीड हो, वो नेक्स्ट टाइम लेते हैं। फिर ऐसे वो सोशली लेने शुरू करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से सोशल लेवल पे जाता है। फिर सोशली करते करते वो धीरे धीरे जब उनको अच्छा लगने लगता है और उनको ब्रेन बोलता है उनका कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो तब लेते हैं कि जब वो अकेले होते हैं तब भी लेना शुरू कर देते हैं। तब ये होने के बाद ऐसा स्टेज आता है कि वो अब्यूज करना शुरू करते हैं। अब्यूज इन द सेंस कि जो नॉर्मल लेवल है लेने का उससे भी ज्यादा, जो उनको हार्म कर सकता है, जो उनके शरीर पे परिणाम कर सकता है या अपने कामों में परिणाम कर सकता है, उस लेवल तक शुरू शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ तक भी ऐसा होता है कि शायद वो अगर रोके तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर यही जारी रहा तो ऐसी स्टेज में आ जाते हैं कि जहां पे वो अपना सब कुछ काम, अपना फैमिली, अपना सोशल लाइफ पूरा छोड़ के बस उसी चीज के पीछे, उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है, इसे प्री ऑक्यूपेशन बोलते हैं हम लोग, कि प्री ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग और अल्कोहल और स्मोकिंग। उसे एक ही ध्यान रहता है कि कब 5 बजेगी, कब मेरी छुट्टी होगी, एंड व्हेन आई टेक माय फर्स्ट पैग, मैं अपना नशा कब शुरू कर सकता हूँ। तो अर्ली स्टेज में ऐसा होता है कि इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार कि उनके जीवन में उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। मिडिल स्टेज ऐसा होता है कि जहां पे वो इस्तेमाल ऐसा होना शुरू होता है
कि धीरे धीरे उनके घर में, उनके काम में फर्क पड़ना शुरू होता है, कि जहाँ पे वो अपनी चीजें जिंदगी की बाजू में रख के वो नशा इस्तेमाल कर रहे हैं। और थर्ड स्टेज ऐसा होता है कि सब कुछ ही छोड़ के उसके जिंदगी का एक ही मकसद रह जाता है, वो नशा मुझे कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। सो दीज आर द स्टेजेस, अर्ली, मिडिल एंड लेट। अर्ली स्टेज में जब वो करता है तो आजू बाजू के लोगों को पता नहीं चल रहा है कि इसका नशा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज कहाँ बहुत हद तक वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिडिल स्टेज में जहाँ पे उसकी फैमिली, उसका जॉब, उसके बाकी चीजें अफेक्ट होने लगती है, तब पता चलने लगता है कि नहीं, यहाँ पे चीजें बिगड़ रही है। और वो स्टेज होता है जहाँ पे ट्रीटमेंट सीख करनी चाहिए एक्चुअली। अर्ली स्टेज मिस कर गए तो एटलीस्ट मिडिल स्टेज में, बिकॉज लेट स्टेज में सब कुछ ही गया होता है। शायद उसका जॉब गया हो, शायद उसकी फैमिली बिखर गई हो, शायद कुछ भी नहीं रहा हो उसके लाइफ में। दैट्स ये स्टेजेस है एडिक्शन। अभी आपने बात की कि इससे ब्रेन भी इफेक्ट करता है, तो ये परमानेंटली इफेक्ट हो जाता है या फिर कुछ पार्ट डैमेज होते हैं या फिर हम उसको रिकवरी कर सकते हैं? नहीं, तो ब्रेन का अफेक्शन दो लेवल्स पे होता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। अगर हम ट्रीटमेंट में जल्दी आ जाते हैं तो हम ब्रेन के स्ट्रक्चरल चेंजेस को रोक सकते हैं। हमने देखा है कि जब इंसान बहुत दिनों तक एक नशे में रहता है और उसके ब्रेन के फंक्शनल एमआरआई निकाले जाते हैं तो उसमें चेंजेस दिखते हैं। तो वो अगर हमको प्रिवेंट करने हैं तो हम अर्ली स्टेज में जल्दी ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो भी जाते हैं तो हम लोग अगर उसे उस नशे को बंद करते हैं और कुछ सालों तक बंद करते हैं तो वो ब्रेन वापस रिकवर कर सकता है, क्योंकि ब्रेन इज अ न्यूरोप्लास्टिक ऑर्गन, इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी रहती है, वो चेंज होने के काबिल होता है। लेकिन उसमें एक ही होता है कि आप वो चीज इस्तेमाल करना बंद करें और ब्रेन को रीवायरिंग का मौका दे, तब वो चेंज होता है। अभी काफी लोगों का देखा जाता है कि लोग फ्रिक्वेंटली मतलब 2-3 डेज में ड्रिंक करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं और उनको कुछ असर भी नहीं होता है, मतलब काम कर रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, ऐसा सबसे लगता है उनको। लेकिन हमें कितना पीना चाहिए और कब हम जाके वो प्रॉब्लमेटिक जोन में जा रहे हैं, इस चीज को डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि बहुत लोग तो रेगुलर पी रहे हैं लेकिन वो प्रॉब्लम करेगा आपको, वो कहाँ पे हम रोके? शराब की बात करें तो पहले ये कंसेप्ट था कि शराब थोड़े लेवल में लेना इज गुड फॉर योर हार्ट, पर अभी ये प्रूफ हो चुका है नॉट अ सिंगल ड्रिंक इज सेफ। सेफ फॉर व्हाट? फॉर योर बॉडी। हाँ, यानी वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, वो लिवर के लिए अच्छा नहीं है। शराब कैंसर करता है, बहुत लोगों को पता है कि टबैको कैंसर करता है, हाँ, और शराब कैंसर की तरफ लेके जा रहा है ये लोगों को पता नहीं होता है। तो अल्कोहल ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि जहां पे हम बोले कि अभी ये रेड अलर्ट है, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। तो फॉर मेन एट अ टाइम, एट अ सिंगल सिटिंग, यू शुडंट बी टेकिंग मोर देन 4 ड्रिंक्स, एंड इन अ वीक नॉट मोर देन 14 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स। तो ये मेन के लिए है। विमेन के लिए सेम थिंग, 3 and 7 है। इफ यू आर टेकिंग मोर देन 3 ड्रिंक्स and if you're taking more than 7 drinks in and out, this and this, so that means you're going into, you're crossing your moderate drinking level, and you need to be alert कि आप ज्यादा ले रहे हो। That is one thing. अब बहुत से लोग ऐसा होता है कि 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 ड्रिंक्स लेते हैं और फंक्शनल रहते हैं, दूसरे दिन उनकी जिंदगी में कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ। तो क्या हम इसे एडिक्शन कहेंगे क्या? ओके, एडिक्शन के जो सोशल, फाइनेंशियल, लीगल और ये सब क्राइटेरिया उसमें अगर नहीं भी बैठता है, लेकिन हमें ये चीज दिख रही है कि बिना कुछ असर हुए इंसान 4 या 5 पैग ले पा रहा है, यानी इंसान को टॉलरेंस डेवलप हुआ है। अच्छा, टॉलरेंस डेवलप हुआ है यानी इसकी ब्रेन को पता चल गया है कि मुझे 4 ड्रिंक तो मैं ऐसे ही ले सकता हूँ। इस इंसान की जिंदगी में आगे जाके भगवान न करे कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई मेजर इवेंट हो जाए, या तो बहुत खुशी या बहुत गम, इस इंसान का ड्रिंक का लेवल
एक साथ में लेना बहुत जल्दी बढ़ सकता है। तो ये बोलते हैं ना, आई कैन हैंडल ड्रिंक, ये जो लोग बोलते हैं ना, दिस इज नॉट अ गुड साइन। इट्स शोइंग दैट that much amount of drink is not affecting you. That means your brain has got immune to that, which is not a good sign. Good sign would be कि 2 पैग लेने के बाद आपको कुछ फील हो। अगर फील ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आप वो स्टेज क्रॉस कर चुके हो कि जहां पे टॉलरेंस आ चुका है, आपका क्रेविंग कंटिन्यूड है, इसलिए तो आप ले रहे हो। तो 3 चीज होते हैं, टॉलरेंस, क्रेविंग। अगर आप क्रेविंग बढ़ती गई और किसी वजह से जिंदगी में ऐसा हो गया कि आप वो लेवल क्रॉस कर रहे हो, तो फिर आपका विड्रॉवल्स आना शुरू हो जाएगा। विड्रॉवल्स आना शुरू हुआ यानी आप छोड़ रहे हो अगर, तो आपको छोड़ने के बाद जो तकलीफ होगी, वो तकलीफ, वो विड्रॉवल्स को रोकने के लिए आप ड्रिंक लेना शुरू करोगे। तो हमको वो स्टेज तक नहीं जाना है। तो फ्रॉम ये टॉलरेंस स्टेज आपको विड्रॉवल स्टेज तक नहीं अगर जाना है, तो ये सोचिए कि मैं ये 14 पर वीक का फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, मैं ये 4 पर डे का फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं। राइट। ज्यादातर लोग ड्रिंक करने बैठते हैं तो वो काउंट नहीं करते कि मेरा इतना हो गया, इतना हो गया। फ्रेंड सर्कल चल रही है, पार्टी चल रही है, बातें हो रही है और वो बढ़ती जाती है संख्या। कब 6 से 7, 7 से 8 हो गई, पता ही नहीं चलता है। तो हम कैसे समझें कि कब रुक जाना है, रोक देना है लोगों को, या फिर लोग खुद में ये अवेयर रहे कि हमें अब रुक जाना है। या सही बोल रहे हो, लोग ड्रिंक काउंट नहीं करते हैं। हाँ। और इतने अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स आते हैं, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है कि इतने पैक को इतना स्टैंडर्ड, वो उनका मेजरमेंट नहीं रहता है। तो ऐसे एक केज क्वेश्चनर करके होता है, CAGE। वो इंसान को खुद को ही अपने आप को ये 4 सवाल पूछने होते हैं। वन इज कि मैं कट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे कम करना चाहिए, पर जब दूसरी बार पार्टी के लिए बैठ रहा हूँ तो मैं वो कम नहीं कर पा रहा हूँ। राइट। मुझे पता है कि मुझे 2 तक रुकना है, लेकिन वो 3 और 4 हो ही जा रहे, सो आई एम नॉट एबल टू कट इट डाउन। सो C फॉर कट। सेकेंड आता है कि अगर मुझे कोई टोकता है, भले वो मेरा फ्रेंड हो, फैमिली में से हो, कि भाई आपका ज्यादा हो रहा है, तब मुझे बुरा लगने लगता है, आई गेट अनॉयड। सो A फॉर अनॉयड। यानी कहीं तो ऐसा है कि मुझे पता है मैं ज्यादा ले रहा हूँ या वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन वो जब टोक रहे तो मुझे बुरा लग रहा है। C इज लेने के बाद मुझे गिल्ट फीलिंग आने लगती है, अरे यार नहीं लेना था। और E इज आई ओपनर, कि जिस दिन मैंने सुबह उठते ही सबसे पहला ड्रिंक के बारे में सोचा और ड्रिंक लिया, यानी वो आई ओपनर ड्रिंक अगर लेते हैं, सो दैट मीन्स यू आर इन अ प्रॉब्लमैटिक जोन। इन 4 सवालों में से अगर एक सवाल को आप पॉजिटिव है तो आप प्रॉब्लम ड्रिंकर हो, 2 सवाल को पॉजिटिव है, दैट मीन्स आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हो। फिर इसके आगे हम डॉक्टर्स लोग एक DSM-5 यानी हमारे हिसाब से 11 सवाल का एक क्वेश्चनर रहता है, फिर वो हम डिटेल्स में पूछते हैं और उसमें पता चलता है कि ये माइल्ड एडिक्शन है, मिडिल एडिक्शन है या सीवियर एडिक्शन है। तो ये 4 सवाल हम लोग यूजुअली। तो बेसिकली ये ड्रिंक्स आपको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं या आपके आजू बाजू में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि आपको हेल्प लेने की जरूरत है। इसमें कितना टाइम लग जाता है? इसमें कई साल लग सकते हैं। अच्छा। अगर बहुत दिनों तक इस्तेमाल किया है, डिपेंडेंट स्टेज में चले गए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए हैं, तो कई साल ये रिकवरी में लग जाते हैं, बट रिकवर हो सकता है। अच्छा। अभी हम बात कर रहे हैं मतलब ड्रिंकिंग की, तो बहुत सारे महिलाएं भी ड्रिंकिंग से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, उनको हैबिट्यूट होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो ले रही हैं, उस टाइम पे क्या इफेक्ट करता है बच्चों को? राइट। बच्चों की सेहत पे अभी क्या? तो कॉर्पोरेट कल्चर है, हाँ। लाइक वी आर सेइंग कि मेन वुमेन सभी लोग, लड़के लड़कियां सभी लोग आजकल ड्रिंकिंग स्मोकिंग ऐसे हो गया है कि लोगों को अच्छा लगता है वो दिखाना में भी, और लेते हैं, पता नहीं एज अ वर्क प्रेशर जो भी है। लेकिन औरत एक माँ होने वाली होती है, और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर द प्लान्ड प्रेगनेंसी आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मेरा ड्रिंकिंग कितना हो रहा है, मेरा स्मोकिंग कितना हो रहा है। बिकॉज 3 months before pregnancy it should stop, actually stop, so that next 3 months you'll just clear your body
आउट ऑफ इट एंड देन यू कैन, उसके बाद एक्चुअली प्रेगनेंसी रहनी चाहिए। तो अल्कोहल, टबैको, वीड, ये कुछ भी प्रेगनेंसी के वक्त चलता नहीं है। तो ये प्लान्ड प्रेगनेंसी होनी चाहिए अगर आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो चीज। एंड सेकेंडली वो उसकी अगर आप खुद होके छोड़ सकते हो, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है व्हेन अ वुमेन वांट्स टू बी अ मदर शी कैन रियली स्टॉप, वो अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है अपने आप से, टेक हेल्प। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो स्मोकिंग, नो सेकेंड हैंड स्मोकिंग एट होम, यानी आपके घर में भी कोई स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। एंड एब्सोल्यूट नो ड्रिंकिंग, नो वीड, ऑफ कोर्स नो हार्ड ड्रग्स, नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये सारी चीजें गर्भ में पले बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होती है, उसके लंग्स, उसके माइंड। सो वी हैव फिटल अल्कोहल सिंड्रोम, अगर माँ ले रही है तो बच्चे में फिटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है। स्मोकिंग के वक्त बच्चे को अस्थमा होने के चांस होते हैं, बच्चे के लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत से साइड इफेक्ट्स है, तो दीज आर नॉट अलाउड। तो उनको प्लान्ड प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी करनी चाहिए। प्लान प्रेगनेंसी में तो ये पुरुष पे भी लागू होता है कि पुरुष भी तो पी ही रहे हैं और स्मोकिंग भी कर रहे हैं, तो वो भी तो असर कर सकता है। या लेकिन क्या होता है ना कि उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि उनका स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ सकता है, स्पर्म क्वालिटी पे फर्क पड़ सकता है। और थर्डली वो अपने जीन्स दे रहे हैं अपने बच्चे को। हाँ। लेकिन 9 महीने बच्चे को माँ अपने गर्भ में रख रही है, तो वो इफेक्ट और इस इफेक्ट में फर्क है। एक जेनेटिक पास ऑन करना और क्वालिटी, और यहाँ पे तो पूरा एटमॉस्फेयर, आप पूरा उसको गर्भ में 9 महीने रख रहे हो, तो वो जो ब्लड में से जा रहा है वो तो अलाउड ही नहीं है। हाँ, वो डिफरेंस है। मतलब आइडियली दोनों ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्पर्म क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। और बच्चा जब वो गर्भ में पल रहा है तो स्मोक आप घर पे कर रहे हो, तो सेकेंड हैंड स्मोक माँ को जाएगा, गर्भ में जाएगा। आपके पर्दे, आपके कारपेट, आपके फर्नीचर में वो स्मोक रहेगा, वो थर्ड हैंड स्मोक जाएगा। ओके, वी डोंट वांट आपके आने वाले बच्चे के लिए, मतलब गर्भ में ही उसे स्मोक क्यों दे रहे हो आप, एक विष क्यों दे रहे हो आप। वीड, जो गांजा भी कहा जाता है, उसको नेचुरली बोलते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन ये कितना हद तक हमें अफेक्ट करता है? राइट। भारतीय संस्कृति में वीड के अलग अलग फॉर्म, जैसे भांग है, चरस है, ये सदियों से लिए जा रहे थे। लेकिन उनका लेने का एक तरीका था। वो कब लिए जाते थे? जैसे होली के मौकों में या शादी के मौकों में, ऐसी वक्त पे लिए जाते थे। कि रेगुलरली नहीं लोग लेते थे उस जमाने में, और एक सोसाइटी का दबाव हुआ करता था। इट वॉज कंट्रोल बाय द सोसाइटी व्हेन इट इज टेकन, हाउ मच इट इज टेकन। बट आज के जमाने में वीड स्मोकिंग की तरह हो गया है। आप स्मोकिंग को रिप्लेस करके वीड का स्मोकिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। तो ये नेचुरल है तो क्या हार्मलेस है? अभी टबैको भी नेचुरल है, लेकिन वो हार्मलेस नहीं है। उससे कैंसर होता है, उससे लंग्स की बीमारियां होती है, उससे हाइपरटेंशन, हार्ट की तकलीफ होती है। वीड भी नेचुरल है, तो इसका मतलब ये हार्मलेस नहीं है। आप वीड स्मोक करोगे, लंग्स के चेंजेस होंगे, आपको ब्रोंकाइटिस होगा। बहुत से लोगों को वीड से ब्रेन की एक बीमारी होती है जिसे हम साइकोसिस बोलते हैं। तो कैनबिस साइकोसिस करके होता है। तो कुछ ससेप्टेबल लोगों को वो साइकोसिस हो सकता है। ये चीजें, मतलब वीड हार्मलेस है ऐसा नहीं है। तो ससेप्टेबल पीपल इट रियली हार्म्स एंड इट्स एडिक्टिव। ये नशा हो जाता है, बाकी चीज की तरह उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज आपको नशा, जो आपको उस पर डिपेंडेंट बना दे, वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। सेकेंडली, आजकल के जमाने में जो वीड मिल रहा है वो सिंथेटिक वीड मिल रहा है। सिंथेटिक यानी उस पे उसका जो एक केमिकल रहता है टीएचसी करके, वो टीएचसी की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए वो ज्यादा नशा करता है उससे, और ये ज्यादा हमको जकड़ में ले लेता है अपने। जो नेचुरल वीड होती है उसमें टीएचसी अगर 3 से 5 है, तो ये 40 से 50 तक टीएचसी लेवल होता है। तो इससे हम लोग डिपेंडेंस उससे ज्यादा हो जाते हैं, और नशा भी ज्यादा होता है इससे। और जब नशा ज्यादा होता है तो हम वो घड़ी घड़ी वो नशे को मांगने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। सो वीड इज नॉट हार्मलेस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो नेचुरल है। बहुत सी नेचुरल चीजें जहर भी होती है। जी बिल्कुल।
जैसे अभी आपने बोला कि वीड नेचुरल है, उतनी हार्म नहीं करती अगर कंट्रोल में लिया जाए। कोई, हाँ मतलब अगर जैसे पहले के जमाने में लिया जाती थी, हम लोग होली में आज भी भांग लेते हैं, हाँ। लेकिन भांग हम रोज नहीं लेते हैं, होली में ही लेते हैं। तो उसको भी डाइल्यूट करके। उसको भी, हाँ, तो इसको एक एक तरीका होता है हर चीज का। जैसे अभी एक मैंने सुना है वीप, इलेक्ट्रिक सिगरेट का, वीपिंग का। Yeah. तो वो सिगरेट और उसको बहुत लोग कह रहे थे कि वीपिंग सिगरेट से ज्यादा अच्छा है, वो हार्म नहीं कर रहा है, लेकिन अभी बढ़ती हुई केसेस देखी जा रही है। एक का भी केसेस मैंने देखा कि जिसमें लड़की कोमा में भी चली गई, लास्ट 6 मंथ से वो यूज कर रही थी, अभी वो कोमा में है। तो उसको अच्छा बोल के तो बेचा जा रहा था, लेकिन वो सिगरेट से तो ज्यादा हार्म कर रहा है। तो ये क्या है, मतलब कौन सा इसमें बेहतर है? एक्चुअली वेपिंग, वेप्स या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, हाँ। ये उन्हीं कंपनीज ने बनाया है जिन्होंने सिगरेट्स बनाई थी। अच्छा। ये करके बेचा है कि इट्स हार्मलेस फॉर्म टू क्विट सिगरेट्स, सिगरेट छोड़ने के लिए हार्मलेस है करके हाँ। एक तरीका है। लेकिन इसका मार्केटिंग किया गया यंगस्टर्स में कि आप सिगरेट नहीं शुरू कीजिए, आप वेप शुरू कीजिए। उसमें दो तीन फायदे हैं। एक तो ये पेन की तरह दिखता है, हाँ। तो किसी को समझ में नहीं आएगा आपके पास क्या है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चे अच्छी अच्छी स्कूल्स में सब जगह हम देख रहे हैं, 6 7 के बच्चों के बैग्स में वेप मिलते हैं, वेपिंग अच्छा। इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, राइट? दैट इज वन रीजन। सेकेंडली, लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से धुआं नहीं निकलता है हाँ। उसका, तो पता नहीं चलेगा आपने ले लिया है पफ, लेकिन किसी और को पता नहीं चलेगा। और ये सेंटेड रहते हैं, ये फ्लेवर वाले रहते हैं, तो वो जो एक स्मेल होता है टबैको का वो भी नहीं आता है, तो घर में भी किसी को पता नहीं चलेगा कि बच्चा यूज करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन वो एक, उसका जो कंटेनर रहता है, उसका कैटरिज रहता है, उसमें ऑलमोस्ट 100 mg का निकोटीन रहता है। और आप बहुत समय तक वो फास्ट अगर लेते हैं आप, तो बहुत हाई लेवल्स में आपका, आपके ब्रेन में निकोटीन जाएगा, ओके। विच इज नॉट गुड। तो आप जो ये बोल रहे हो ब्रेन चेंजेस, ये इनफैक्ट ब्रेन में होने के चांसेस ज्यादा है अगर वेप आप यूज करते हो। सो वेप इज नॉट सेफ एंड डेफिनेटली नॉट सेफ इन यंगस्टर्स। वो स्मोकिंग की तरह ही हार्म करता है आपको। ओके। इसका निकोटीन जो पार्ट है इक्वली एडिक्टिव है और ब्रेन में उतना ही अफेक्ट करता है। मोर डेंजरस। इट्स डेंजरस आई वुड से। और सेम हुक्का के बारे में भी है। लोग फ्लेवर हुक्का की बात करते हैं मोस्ट, लेकिन अगर फ्लेवर हुक्का भी लेते हैं, वो जाता है टार में से, आप कोयले में से उसको निकाल रहे हो, और उसमें फिल्टर भी हुआ, पानी से जा रहा है, तो बोल रहे पानी से जा रहा है तो ये हार्मलेस है, इसमें सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। नहीं निकलते हैं सारे टॉक्सिन्स, तो उसमें टार जाएगा। और टबैको वाले हुक्का तो सिगरेट से भी ज्यादा नुकसान करते हैं, बिकॉज हुक्का के सेशन 1 घंटा 2 घंटा चलते हैं। हाँ, अभी तो पार्टियां में। राइट, तो एक ट्रेंड हो गया है, स्टेटस सिंबल हो गया है कि हुक्का लेना है, हुक्का पार्टी करना है। ये समझते हुए इनको लगता है कि शायद ये हार्मलेस है, बिकॉज ये लोगों को लगता है कि ये फ्लेवर्ड वाटर से बना है, लेकिन आप टार जा रहा है आपके शरीर में, आपके शरीर में टॉक्सिन्स जा रहे हैं। और हुक्का इज ऑल्सो नॉट सेफ, इसलिए महाराष्ट्र में हुक्का बैन है, महाराष्ट्र में वेप्स बैन है। तो अगर लीगली अगर आप पकड़े जाते हो तो दिस इज बैड। लेकिन वेब वेब को भी तो बैन किया गया बैन किया गया है, लेकिन वो भी अभी मिल रहा है। हर चीज बैंड है। जैसे स्कूल के आजू बाजू में 100 मीटर्स में तंबाकू के प्रोडक्ट्स नहीं मिलने चाहिए, और सबसे ज्यादा स्कूल में ही बिकते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें बैन, पर अनफॉर्चुनेटली वो बैन लागू नहीं हो रहा है, और ना ही लोगों में जागरूकता है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए इतना करते हैं, तो उनको एक ग्रुप बना के ये हमको उनको ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल के आजू बाजू में कोई बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बच्चों के यहाँ तक आ कैसे रही वो चीजें। तो इसकी जागरूकता, इसका एक्टिविज्म होना भी जरूरी है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसके लिए। बहुत दिनों तक तो माँ बाप को पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चा हुक्का कर रहा है, बच्चा वेप कर रहा है, बच्चा ड्रग्स कर रहा है, पता ही नहीं चलता है। अगर हम मान लें सिगरेट को अगर हम लेते हैं, तो सिगरेट हम ऐसे लेते हैं कि चलो
पी रहा है कोई, हम उसको उतना समझते नहीं है कि एडिक्शन में जाएगा वो, और बंदा एडिक्ट हो जाएगा सिगरेट का। और लोग पीते रहते हैं, मतलब दिन में 2 3 4 पी रहे हैं, और वो सबके सामने भी पीते हैं, लेकिन वो नहीं ट्रिगर करता है। और सेम केस अगर हम वेप का लेते हैं, वेपिंग का लेते हैं, तो वो उसमें भी नहीं ट्रिगर करता है। तो ये दोनों कितना जाके सोशली हार्म करता है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन भी पास में होती है, वो पैसिव स्मोकिंग करती हैं, वो हार्म होती हैं, तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है और ये कैसे जाके एडिक्शन में तब्दील हो जाता है। देखने जाओ तो टबैको यानी हम्म। स्मोक में जो सिगरेट में जो एडिक्टिव सब्सटेंस निकोटीन करके रहता है, हम्म। इसका वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है। हम्म। यानी इसको कोकेन से कंपेयर करते हैं कि हम्म। उसका नशा, उसका डिपेंडेंस बहुत जल्दी लग जाता है। हम्म। लेकिन सिगरेट स्मोकिंग या टबैको का कोई भी फॉर्म यूज करना, हम्म। ये कल्चरली हम्म। यानी हमारे समाज में इतना बुरा नहीं माना जाता है जितना शराब पीने को बुरा माना जाता है। हाँ। आजकल तो शराब को ही बुरा नहीं मानते हैं, आजकल तो लाइक ऐसे हो सोशल गया है, स्टेटस। सोशली स्टेटस हो गया है आपका। हाँ। लेकिन सिगरेट तो ऐसा ही चीज है कि इंसान करते हैं, सबके सामने करते हैं, लॉ बैन करता है वहां भी करते हैं। हम्म। और सिगरेट पीने से घर में उस इंसान का नेचर इतना चेंज नहीं होता है। जैसे घर में रिलेशंस अफेक्ट नहीं होते हैं, हम्म। आप उनका काम में फर्क नहीं पड़ता है, हम्म। या फिर नेक्स्ट डे काम पे नहीं गए, हैंगओवर हुआ है, वैसा नहीं होता है। हम्म। तो सोशल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग हम्म। कम होते हैं। हम्म। स्मोकिंग के फिजिकल इफेक्ट्स उस इंसान को ज्यादा अफेक्ट करता है, न कि हम्म। आजू बाजू में। हम्म। ऑफकोर्स सेकेंड हैंड स्मोक, थर्ड हैंड स्मोक, ये उनकी फैमिली में या उनके आजू बाजू के लोगों को अफेक्ट करता है, पर हम्म। नॉट द वे जैसे हम अल्कोहल है यानी जो शराब अफेक्ट करता है वैसे हम्म। अफेक्ट नहीं करता है। इसलिए लोग समझते हैं स्मोकिंग कोई बड़ा एडिक्शन नहीं है, हम्म। पर स्मोकिंग इज इनफैक्ट शराब से भी ज्यादा एडिक्शन स्मोकिंग का होता है। जी। अगर मेरे पास दो पेशेंट्स आते हैं शराब छुड़ाने के लिए और स्मोक छुड़ाने के लिए, हम्म। मुझे ज्यादा मेहनत स्मोकिंग। स्मोकिंग छुड़ाने में करनी हम्म। पड़ती है। अब वेप जैसे मैंने शुरू किया कि सिगरेट छोड़ने के लिए वेप इंट्रोड्यूस किया गया, हाँ। पर क्या वेप सेफ है? हम्म। सिगरेट हम दिन की कितनी लेंगे और हम्म। कितने लंबे समय तक हम सिगरेट पी पाते हैं? हम्म। वेप एक लेके बैठे आप घंटों तक, उसको लोग बच्चे लेते हैं, बड़े लेते हैं, हम्म। तो आपके शरीर में निकोटीन तो ज्यादा जा रहा है, हम्म। आपको हार्म ज्यादा हो रहा है। हम्म। उसमें जो ऑयल बेस्ड है तो वो आपके लंग्स में जा रहा है, तो वो हम्म। ज्यादा हार्म करेगा। हम्म। सिगरेट आप लिमिट में लोगे, वेप तो लिमिट ही नहीं है, बिकॉज आप आराम से ले पा रहे हो, और ना ही हम्म। उसका सोशल टैबू है, ना उसका स्मोक आ रहा है, तो आजू बाजू वाले कोई रोकेंगे आपको, तो वो हम्म। घंटों तक आप ले सकते हो। तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपको सिगरेट छुड़ानी है तो वेप मत पकड़िए। सिगरेट छुड़ाने के लिए ट्रीटमेंट है, हम्म। उसमें बिहेवियरल काउंसलिंग होता है, उसमें ऐसे ड्रग्स हैं जो हम्म। आपका सिगरेट की तरफ की क्रेविंग कम करेगा, हम्म। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी से। तो हम्म। एक बुराई छोड़ने के लिए दूसरी बुराई नहीं पकड़े, उसकी हम्म। ट्रीटमेंट है, वो डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे जाइए आप। डी एडिक्शन थेरेपी और काउंसलिंग क्या होती है? ओके, इसके हिस्ट्री में जाते हैं। हाँ। अगर 90s तक बात करें, हम्म। तब हमारे हाथ में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी नशा छुड़ाने की दवाइयाँ हम्म। हार्डली थी हमारे हाथ में। हम्म। तब हमारे हाथ में एक ही चीज था, काउंसलिंग करना। हम्म। जैसे सीबीटी है, जैसे मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी है, हम्म। जैसे रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी है, माइंडफुलनेस है, ये सब थेरेपीज थी, ये सब हम्म। मेथड्स थे, साइकोथेरेपीज थी। हम्म। 90s के बाद जब न्यूरो साइंस डेवलप हुआ, जब हमें पता चलने लगा हम्म। कि नशा हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, हम्म। तो ऐसी दवाइयां निकाली गई जो ब्रेन के उसी पार्ट को जाके ब्लॉक कर दे, ओके। ताकि इंसान को वो चीज लेने की इच्छा कम हो। हम्म। यानी एंटी क्रेविंग ड्रग्स डेवलप हुए। हम्म। वो शराब के लिए हुआ, हम्म। वो टबैको यानी निकोटीन के लिए हुआ, हम्म। वो ओपियम यानी हम लोग जिसे हेरोइन बोलते हैं हम्म। उसके लिए हुआ। तो ये एंटी क्रेविंग ड्रग आने से डॉक्टर्स को नशा बिना रिहैब में पेशेंट को डाले ट्रीट करना बहुत आसान हो गया। हम्म। बिकॉज अभी जिस चीज को वो क्रेव कर रहा है, जिसे रोक नहीं पा रहा है,
वही ब्रेन का पार्ट ब्लॉक हो जा रहा है और वहां पे वो ड्रग्स काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये दोनों चीज साथ में जाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग किया तो ड्रग्स की फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत नहीं है और ये किया तो उसकी, दोनों साथ में काम करते हैं। इसके साथ फैमिली सपोर्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस, आपकी जिंदगी में अगर आप किसी नशे को निकाल रहे हो तो उस जगह आप क्या डालोगे? सो वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते, तो आपको आपकी लाइफ में ऐसा कुछ लेना पड़ेगा कि वो नशे की जगह पे काम करे पर जिसका साइड इफेक्ट्स नहीं हो। तो आइदर आप किसी हॉबी को लीजिए या फिर एक्सरसाइज शुरू कीजिए, योगा शुरू कीजिए या फिर कोई ऐसा काम कीजिए कि जो आपको खुशी दे। तो इसको रिप्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप खाली रहोगे तब वो नशा आपको घड़ी घड़ी क्यू देता रहेगा, ट्रिगर देता रहेगा। जब आपके दिमाग में कुछ और अच्छा काम हो तो ट्रिगर नहीं होगा। तो ये सब पार्ट ऑफ काउंसलिंग में होता है। उनकी पूरी लाइफस्टाइल देखी जाती है, सुबह से रात तक वो क्या करते हैं, कब नशा करते हैं, शाम को करते हैं तो फिर वो शाम को क्या करेंगे, जब वो ड्रिंक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या वो स्विमिंग के लिए जाएंगे, क्या एक्सरसाइज के लिए जाएंगे। तो उनको खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ता है एंड दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट टाइम टेबल। दैट्स द वे इट्स डन। सबसे ज्यादा हेल्प क्या करता है? कौन सा एक्सरसाइज, योगा, ये सब सबसे ज्यादा हेल्प क्या करता है? एक्सरसाइज, योगा डेफिनेटली हेल्प करता है। माइंडफुलनेस थेरेपी जो होता है वो भी बहुत हेल्प करता है कि हम सोचते हैं कि क्या चल रहा है, हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, क्या हम उसको अनरोल कर सकते हैं, ये भी हेल्प करता है। बहुत से केसेस में सीबीटी यानी जहाँ पे थॉट का प्रॉब्लम होता है, वही दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, उसका प्रॉब्लम अगर हो तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वो भी हेल्प करता है। लेकिन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा डेफिनेटली सभी में हेल्प करता है बिकॉज एक्सरसाइज डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो नशे से रिलीज होता है। तो आपको वो चीज मिल रही है जो नशे से मिल रही थी। या फिर अगर आप कोई हॉबी पकड़ लो, आप बचपन से चाह रहे थे कि शायद मैं गिटार सीख लूं, कभी जिंदगी में वक्त ही नहीं मिला, तो अभी जो शाम का 2-3 घंटे 4 घंटे आप नशे में डाल रहे थे, अगर वो निकाल रहा है आपके जीवन से, तो क्या आप वो गिटार प्ले करना सीख सकते हो उसकी तरफ, और वो आपको वही खुशी देगी, कोई नई चीज सीखने में जो खुशी होती है। जब आप नशे में थे, आप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, वो आपको मिस कर रहे थे, क्या आप 2 घंटे उस बच्चे के साथ पढ़ाई करने में उसको हेल्प कर सकते हो क्या? तो इसमें दो फायदे होते हैं, इट हेल्प्स द पर्सन ऑल्सो एंड इट हेल्प्स द रिलेशनशिप्स ऑल्सो। दैट्स द इट। थेरेपी सेशन में क्या क्या देखते हैं? अगर मैं आपके पास पहुंची किसी चीज को लेकर तो पहले हम क्या क्या नोटिस किया जाता है? सबसे पहले हमारा जो बोलना होता है एज अ डॉक्टर, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है सबसे पहले वो एक्सेप्टिंग होनी चाहिए। हमारी नजरों से आने वाले इंसान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कुछ उसने गलत किया है, वो आ रहा है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन फॉर वट एवर ही इज यूजिंग और नॉट यूजिंग। ये फिर वो रैपो डेवलप होने के बाद वो कब से इस्तेमाल कर रहा है, जो भी नशा कर रहा है, कब से कर रहा है, कितना कर रहा है, ओवर द टाइम पीरियड कैसे बढ़ा है, बढ़ने की कोई वजह नहीं है क्या, कि कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, बिजनेस में लॉस हुआ है, घर में कोई डेथ हुई है कि जिसकी वजह से वो शॉक नहीं एब्जॉर्ब कर पाए, या कोई जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है कि बहुत लोगों का इनसिक्योरिटी है कि मेरा जॉब चला जाएगा। तो ये सब चीजें हम फाइंड आउट करते हैं कि नशा बढ़ने की कोई वजह है क्या। फिर हम पूछते हैं कि कौन से वक्त करता है, उसका सुबह से शाम तक के इसमें उसका टाइम क्या है, अकेला करता है, फ्रेंड्स के साथ करता है, ट्रिगर्स क्या होते हैं, स्मोक करता है तो कौन सा वक्त ऐसा होता है कि उसे करना ही है, कि जैसे मीटिंग हुई है, मीटिंग के पहले करना है क्योंकि मुझे मीटिंग हैंडल करने में डर लग रहा है, मैं एक सेशन ले रही हूँ, मुझे सेशन के पहले किसी को स्मोक करना है, या फिर बॉस ने चिल्ला दिया, नहीं सहन हो रहा है, इंसल्ट हो गई, कुछ हो गया, स्मोक करना है। सेम विद ड्रिंकिंग, तो उसके ट्रिगर्स क्या है, राइट, कौन सी जगह करता है, ऑफिस में करता है, घर में करता है, दोनों जगह करता है, पार्किंग में करता है, तो जगह कहाँ है। देन इसके बाद हम पूछते फैमिली हिस्ट्री है क्या, क्या आपके घर में शराब,
तंबाकू या और किसी किस्म की कोई आदी हो चुके हैं क्या। जितनी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग रहेगी इसका नशा उतना ही स्ट्रांग होगा, बिकॉज इट्स कंसिडर्ड टू बी, ये अनुवांशिक है, मतलब ये एक फैमिली ऊपर हेरिडिटरी आती है। 50 to 60% इन्फ्लुएंस रहता है कि वो आपके साथ आएगी। तो ये फैमिली ट्री हम लोग ड्रॉ करते कि 2 जनरेशन में कितने लोग याद आ रहे हैं कि जो इस्तेमाल कर रहे थे। ये होने के बाद फिर ये पूछते कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए आज तक नशे के, कि कभी ड्रंक एंड ड्राइव यानी गाड़ी चलाते वक्त कभी ऐसा हुआ है कि आपको टिकट मिली है या पकड़े गए हो, जॉब में कभी कुछ फर्क पड़ा है क्या, क्या ऐसा होता है कि आप संडे नाइट को आपने ड्रिंक किया है और मंडे आप जा नहीं पा रहे हो और आपकी पत्नी को झूठ बोलना पड़ रहा है कि बीमार है, ऐसा हुआ है क्या, बच्चों पे असर हुआ है क्या, घर में उसको लेके नशे को लेके कलह होती है क्या। तो फैमिली इफेक्ट क्या हो रहा है, जॉब पे इफेक्ट क्या हो रहा है, लीगल इफेक्ट क्या हो रहा है, फाइनेंशियल क्या प्रॉब्लम हुए है उससे, क्या आप नशे के इसमें ऐसे कोई डिसीजंस लिए हैं जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, या फिर कमा उतने ही रहे लेकिन उसमें से मेजर आपका नशे में जा रहा है, जी तो वो इफेक्ट हो रहा है क्या। सो बेसिकली हाउ नशा कैसे हुआ है, कैसे बढ़ा है, फैमिली में कुछ है क्या, फाइनेंशियल और ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हुए क्या, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात पूछी जाती है कि कोई और मानसिक बीमारी है क्या, क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, कंडक्ट बिहेवियर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, इसमें से कुछ है क्या। अगर ये है तो नशा बढ़ता है, नशा है तो ये बढ़ता है। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये दोनों को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर मुझे बैकग्राउंड में डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, कंडक्ट बिहेवियर ऐसा कुछ हो तो मुझे साथ में उसकी भी ट्रीटमेंट करनी है। तो ये पूरा एक सेशन चलता है जो ऑलमोस्ट कभी कभी 45 मिनट्स टू 1 आवर चलता है। ओके। ये पेशेंट के साथ भी होता है, पेशेंट को बाहर बिठा के उसके जो अकम्पनिंग फैमिली जो पर्सन है, मेन है, जो साथ में आते हैं उनके साथ भी होता है, क्योंकि कभी कभी हिस्ट्री में वेरिएशंस आते हैं, तो दोनों तरफ से हमको समझना जरूरी होता है। फिर उनकी फैमिली बॉन्डिंग कैसी है, सपोर्ट कैसा है, उनकी वाइफ या मदर या जो भी साथ में आ रही है वो उनको कैसा देखते हैं, किस नजर से देखते हैं, उनको ये पता है क्या कि ये एक आदत नहीं है, बुरी आदत नहीं है, या एक बुरा इंसान नहीं है, ये एक बीमारी है जो उसे लग गई है। तो उस एंगल से वो देख पा रहे हैं क्या। सेकेंडली, क्या वो उसके नशे में हेल्प कर रहे हैं क्या। जी बिल्कुल। वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। आज काम पे नहीं जाना है तो पत्नी फोन करके बोलती है कि बीमार है, आप ये फोन करके उसकी मदद नहीं कर रहे, उसकी नशे की बीमारी को बढ़ा रहे हैं। उसे जॉब पे न जाने का आप मौका देके आप उसके नशे को छुपा के, उसका नशा धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि कोई ना कोई उसके नशे को छुपा रहा है। अगर नशा करने वाला घर पे कमा के नहीं दे रहा है तो पत्नी काम करना शुरू कर देती है, पूरे घर की जिम्मेदारी वो लेना शुरू करती है। तो इसे एनेबलिंग बिहेवियर बोलते हैं। एनेबलिंग यानी आपको लगता है कि आप मदद कर रहे हो उस इंसान की आउट ऑफ लव या आउट ऑफ केयर, लेकिन जब तक आप उस इंसान को उसके नशे की वजह से होने वाले दुष्परिणामों से बचा के रखोगे, आप उसका नशा छुड़वा नहीं पाओगे, वो डिले होता जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। जिस दिन आप डिसाइड करोगे कि नहीं, अगर ये नशा करते हैं तो उसके जो भी इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसका जो भी भुगतान है उस इंसान को करना चाहिए। आप उसको बेल आउट नहीं करोगे तो उसकी जिंदगी में हम बोलते हैं कि रॉक बॉटम बोलते हैं, कि वो आ जाना कि मेरे अभी मुझे छोड़ना है नशा, ये जल्दी आएगा। आप जितना उसको एनेबल करोगे ये सोच के कि नहीं मैं बचा रहा हूँ समाज के डर से या उसको हेल्प करने के डर, तो उसका नशा बढ़ता है। तो ये सारा एनेबलिंग हो रहा है क्या, कैसे आप हैंडल कर रहे हो, ये सब चीजें हिस्ट्री टेकिंग में और पहले केस एनालिसिस में होता है। आपने बीच में बात की कि जब हम ऑफिस मीटिंग से पहले सिगरेट ले लेते हैं या फिर कुछ ऐसा फील करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज चलना है, वो सिगरेट ले लो और फिर उसके बाद हम रिलैक्स फील करते हैं। मेरे यहाँ पे ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि जब बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है कि अरे यार मुझे वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे वो लेना पड़ेगा, फिर सिगरेट में लूंगा तो मैं इजली आ पाऊंगा। और बहुत लोगों को ये भी सुना है कि
जब ब्रेकअप हुआ तो ड्रिंक एंड स्मोकिंग पे चले जाते हैं। ये जो माइंड गेम है वो कैसे वहां पे काम करती है? बहुत रिसर्च हो चुका है इस पे हाँ। बेसिकली कि स्ट्रेस एंड एडिक्शन, हाँ। जब बचपन से ही हमें हमारा हमारा हम स्ट्रेस कितना, डिस्ट्रेस टॉलरेंस कितना है, हम लोग जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को, आने वाले मुसीबतों को हैंडल करने में कितना सक्षम है, वो सब डिटरमाइन करता है कि हम लोग कौन से नशे में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर हम लोग जिंदगी में आने वाले हर स्ट्रेस को नशा लेके नम करने, यानी उस स्ट्रेस को भूल जाना है। हम जब नशा करते हैं वो स्ट्रेस भूल जाते हैं, स्ट्रेस कम नहीं होता है, हम वो प्रॉब्लम को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पर उससे प्रॉब्लम नहीं कम होगा। तो डिस्ट्रेस टॉलरेंस जिनका कम है उनमें ये प्रॉब्लम होता है कि वो एसोसिएट करते हैं कि वो लीव लोग लूंगा तो उस समय तक मैं नम रहूंगा, मैं सोच नहीं पाऊंगा, एंड दे स्टार्ट। तो स्ट्रेस और एडिक्शन का ब्रेन में भी बहुत क्लोज रिलेशन है। जहाँ स्ट्रेस ज्यादा है, जो हैंडल नहीं कर पा रहा है, एडिक्शन उसको बढ़ाता है, और एडिक्शन की वजह से फिर उनके स्ट्रेस बढ़ते हैं, बिकॉज वही चीजें वो नहीं करते जो उन्हें करनी चाहिए, और जिंदगी में स्ट्रेस और बढ़ते हैं। तो ये शादी है दोनों की, स्ट्रेस और एडिक्शन। अब सुबह को जो पेट साफ ना होने की बात है, ये ऐसा ही है। ये एक तरह का हमारा ब्रेन में फिक्स हो जाता है, एक रिदम हो गया है कि मैं लेने के बाद ही मैं कर पाऊँ। तो इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग उनको लैक्सेटिव्स देते हैं कि आप छोड़ रहे हो, आप ये दवाई लीजिए रात को, आपका हो जाएगा, ये दिमाग से बात निकाल दो कि उसके बिना नहीं होगा करके। जी बिल्कुल। सो वी हेल्प देम। तो ये जब हम पूछते हैं कि कब लेते हैं, तो बहुत लोग यही बात करते हैं कि सुबह मुझे वो पहली सिगरेट पेट साफ करने की लगती है, तो उनको हम लैक्सेटिव देते हैं फिर। यस, देयर आर एसोसिएशंस। क्यों होते हैं एसोसिएशंस? होते हैं जैसे वो फ्रेंड मिला के उसके साथ बैठ के ड्रिंक्स लेनी ही है, भले ऐसे मैंने केसेस देखे कि सालों तक छोड़ी है ड्रिंक्स, लेकिन वो फ्रेंड मिल गया, तो बस वो एक दिमाग में ना मेमोरी फिक्स हो जाती है, दैट फ्रेंड ड्रिंक्स एंड मी, ये ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल पूरा ही करना है, ऐसा होता है। मैंने ये भी सुना है कि अगर मैं फ्रेंड से मिल रहा हूँ तो क्या बातें करूंगा, जब तक मैं एक दो पैक नहीं लगाऊंगा तो मैं क्लियर बात नहीं कर पाऊंगा, मतलब उनसे या एक लेवल का बात नहीं लोगों को हो लगता पाएगा। है कि इट्स सोशल लुब्रिकेंट, यानी हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है ना, बहुत से लोग उसके बिना भी तो कर रहे हैं ना। अच्छी चर्चाएं होती है ना विदाउट ड्रिंक। हाँ, लोग मिलते हैं, बातें लोग कर सकते हैं, बातें कर घंटों बात सकते हैं। कर सकते हैं। मतलब ये चीज अगर ऐसी रहती है ना कि वहां तक आप रोक पाते, हाँ। तो ठीक है। जब इंसान को पता नहीं है कि मेरा सोशल ड्रिंकिंग मेरा डिपेंडेंस में, या उसके उसकी लत मुझे कब लग जाएगी, अगर आपको कंट्रोल में नहीं है वो चीज, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि वो सोशल ड्रिंकिंग करना है या नहीं करना। तो देर आर पीपल हु कैन। तो ऐसा है कि ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है कि आप एडिक्शन में जाओगे कि नहीं जाओगे, और हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है डिटरमाइन करने के लिए कि ये इंसान सोशल ड्रिंक कर सकता है, ये आगे जाके एडिक्शन में नहीं जाएगा। अब तक हमारे पास वो टेस्ट नहीं है। अगर वो हो जाएगी तो शायद हम लोग बोल सकेंगे जेनेटिक टेस्टिंग करके कि नो, यू कैन ड्रिंक सोशली बिकॉज योर बॉडी इज मेड टू कंट्रोल योर ड्रिंकिंग पैटर्न। लेकिन हमारे पास ऐसी टेस्ट नहीं, तो इट्स बेटर कि हम लोग वो चीज इंट्रोड्यूस ही नहीं करें कि जो हम आगे जाके शायद वो लत में बदल जा सकते हैं और उसको हम रोक नहीं पाए। जी बिल्कुल। ट्रीटमेंट प्लान कैसे कस्टमाइज होता है? अल्कोहल के लिए डिफरेंट, गेमिंग के लिए डिफरेंट, स्मोकिंग के लिए डिफरेंट, ये सब कैसे सबको डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट प्लान होता है? सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें ओपीडी लेवल पे, यानी क्लिनिक में ही ट्रीट करना है या रिहैब में डालने की जरूरत है। ये हम इसका डिसीजन बहुत से फैक्टर्स पे होता है कि उनका सोशल सपोर्ट कितना है, उनका जो बोलते हैं ना कि जिंदगी में कितना बिखरा है और कितना बाकी है अभी, खुद का मोटिवेशन कितना है, उस इंसान को खुद में मुझे छोड़ना है, ये इच्छा कितनी तीव्र है, और छोड़ने की उनके पास क्या वजह है, कोई उनको खुद को कितना लग रहा है कि ये वजह से मुझे छोड़ना चाहिए, और ना कि बिकॉज पत्नी लेके आई है इसलिए मैं आया हूँ। सो मोटिवेशन कितना है, सोशल इफेक्ट्स कितने हुए हैं, सोशल सपोर्ट कितना है, फैमिली सपोर्ट कितना है, एंड ये सब बातें को लेके डिसाइड करते कि नहीं, इनको मैं ओपीडी में ट्रीट कर सकता हूँ क्योंकि खुद भी मोटिवेटेड है, सोशल सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है,
रेगुलर फॉलोअप्स हो सकते हैं, कि खुद दवाई लेने को तैयार है, इनके साथ जो मैं डिस्कशंस कर रही हूँ वो घर पे वो फॉलो करेंगे, तो ओपीडी लेवल पे ट्रीट करते हैं, क्लिनिक लेवल पे। लेकिन जब लगता है इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता, तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप रिहैब में डालिए। रिहैब में क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक एक शेड्यूल होता है, उसमें आपको वो नशे की चीज नहीं मिलती है, और आपकी जिंदगी में एक लय तैयार होता है कि सुबह उठो, आपका योगा होता है, एक्सरसाइज होती है, फिर उनके उनके सेशंस होते हैं, शेयरिंग्स होते हैं, फिर उनको काम करवाते हैं वहां पे छोटी छोटी चीजें, ताकि उनका एक जीवन शैली बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें उनका मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, एंड ओवर द टाइम एक स्पिरिचुअल हीलिंग होना शुरू होता है। तो वहां पे वो रिहैब का इंपॉर्टेंस आता है, कि जहाँ पे वो बाहर रह के वो चीजें वो नहीं करने की इच्छा नहीं रखते या कर नहीं सकते, तो ये डिसीजन होता है। अब ड्रग्स और बिहेवियर, इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। जैसे अल्कोहल, शराब के लिए क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले शराब के लिए उनका लेवल कितना है, उस हिसाब से एंटी क्रेविंग ड्रग्स देते हैं। एंटी क्रेविंग्स में मतलब कि जो उनकी शराब पीने की इच्छा कम करके, ऐसे ड्रग्स, तो वो 3 महीने से 6 महीने उसका कोर्स किया जाता है। फिर ऐसी भी दवाई होती है कि जो वो उनको कंट्रोल करने में मदद करती है, यानी अगर वो दवाई लेते हैं और ड्रिंक लेते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होता है, जैसे आंखें लाल होना, शरीर लाल होना, घबराना। तो उन्हें पता है कि आज सुबह मैंने ये दवाई ली है, तो मुझे शाम को अगर मैं ड्रिंक लेता हूँ तो मुझे रिएक्शन आएगा, उस डर से ही वो ड्रिंक नहीं लेते। तो इसको एवर्जिव थेरेपी बोलते हैं, नहीं वो एवर्जन तैयार करता है वो रिएक्शन की वजह से। सो एंटी क्रेविंग एवर्जिव थेरेपी, और बाकी फिर साइकोलॉजिकल थेरेपीज होते ही है। फिर उनकी पूरी दिनचर्या में क्या क्या फर्क लाना है, ड्रिंक नहीं ले रहे तो उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करना है, वो सब बातें होती है। उसी प्रकार निकोटिन, यानी आप तंबाकू बोलो, गुटखा बोलो, या जो तंबाकू रिलेटेड जो भी चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए भी 2 प्रकार की मेडिसिन रहती है। एक है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी जिस फॉर्म में आप तंबाकू ले रहे हो उसमें काफी केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कैंसर करते हैं जी, निकोटिन के साथ। लेकिन अगर हम निकोटिन रिप्लेसमेंट, प्योर निकोटिन होता है, तो आपको धीरे धीरे वो निकोटिन मिलता रहेगा। वो बबल च्युइंगम के फॉर्म में हो सकता है, पैचेस होते हैं, लॉरेंजेस होते हैं, ऐसे फॉर्म में होते हैं। तो एक 2-3 हफ्ते जब वो सिगरेट छोड़ते हैं तब ये लेने को हम उन्हें देते हैं, ताकि उनको वो हाई मिलता रहे धीरे धीरे धीरे, और फिर उसकी भी जरूरत उनको नहीं लगती। सो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है। एंड देयर आर एंटी क्रेविंग ड्रग्स ऑल्सो, कि निकोटिन छोड़ने के लिए भी, आपकी इच्छा कम करने के लिए भी ब्रेन में जो एक्ट होते हैं, जैसे एंटी क्रेविंग ड्रग्स देते हैं, वो भी 3 महीने चलते हैं। एट द सेम टाइम हम उन्हें 4D देते हैं। 4D यानी जब भी आपको तलब आए तब आप क्या कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रिंक वाटर, यानी ठंडा पानी पीजिए उस वक्त। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लीजिए। डाइवर्ट योरसेल्फ, यानी उस समय जब आपको तलब आ रही है, तलब ये एक लहर की तरह आती है और जाती है, आती और रहती नहीं है। तो जब आती है तब आप उस वक्त कुछ काम कीजिए, सोच के रखिए कि जब मुझे तलब आएगी तब मैं क्या करूंगा। ये भी आप किसी को कॉल कीजिए, मे भी आप किसी से बात कीजिए, और डिले कर दो, उतना एक 10 मिनट डिले कर दो आप उस चीज को। अपने आप तलब कब हो जाएगी, नेक्स्ट 1 आवर, जब अब तक नेक्स्ट आपकी तलब नहीं आएगी तब तक आप उसको रोकिए। फोर्थ है ड्रग, यानी लॉरेंजेस। सपोज आप तलब आ गई, आप च्युइंगम ले लो, लॉरेंज ले लो, ऐसे कर दो। तो द 4Ds दैट वी टेल देम कि ये चीजें आप कीजिए। निकोटिन के लिए, वीड के लिए ऐसा कोई ड्रग नहीं है, तो उसमें बिहेवियरल थेरेपी ज्यादा काम करते हैं। लेकिन वीड यानी उसकी वजह से अगर कोई साइकोटिक प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर उसके लिए हमको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बिहेवियरल काउंसलिंग होता है वीड के इसमें, और मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी यूज होते हैं। फिर ओपियम जो होता है, उसके लिए बहुत बार हमको रिहैब ही लगता है, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है। छोड़ते वक्त, हाँ, अल्कोहल और ओपियम छोड़ते वक्त इंसान को विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं, तो उसके भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि पहले अगर कभी छोड़ा है तो कितने विड्रॉवल्स थे, कितने स्ट्रॉन्ग थे। तो अगर पहले के स्ट्रॉन्ग है और होने के चांसेस ज्यादा है, तो हमें उन्हें एडमिट करके 3-4 दिन
ऑब्जर्व करना पड़ता है विड्रॉवल्स मैनेज करने के लिए। पहले अगर हिस्ट्री है कि नहीं, पहले मैंने छोड़ा था, मुझे कभी स्ट्रॉन्ग विड्रॉवल्स नहीं हुए, तो हम लोग ओपीडी लेवल पे विड्रॉवल्स मैनेज करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि इसमें से कोई भी साइन ऐसा हो कि विजुअल हेलुसिनेशंस यानी कान में सुनाई देना, कुछ दिखाई देना, ट्रेमर्स होना बहुत ज्यादा अगर ज्यादा हो जाता है तो इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। सो विड्रॉवल फेज मैनेज करने के लिए हमको हफ्ता भर पेशेंट पे ध्यान रखना होता है, स्पेशली अल्कोहल, ओपियम, ये ड्रग्स के लिए ज्यादा होता है। टबैको के लिए विड्रॉवल्स जो होते हैं वो इमोशनल ज्यादा होते हैं, फिजिकल कम होते हैं। तो हम लोग घर पे बोल के रखते हैं कि जब तक ये स्मोकिंग छोड़ रहा है घर पे वो चिड़चिड़ कर सकते हैं, फोकस कम हो सकता है, कॉन्सेंट्रेट कम हो सकता है, पर वो हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, उसके बाद वो रेगुलराइज हो जाएंगे। तो ये सब ट्रीटमेंट में चलता है। हम रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, हर हफ्ते बुलाते हैं, सो दैट ये हफ्ते में क्या हुआ आपके साथ, क्या ऐसे हुआ पूरा 7 दिन नहीं लिए, या कभी ऐसा हुआ कि आपने एक बार लिया, जब लिया तो उस दिन क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, दिमाग में क्या चल रहा था, सिचुएशन क्या थी, तो उसको एनालाइज करते हैं। फिर वही चीज नेक्स्ट टाइम नहीं हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एवरी वीक प्लान बनता है एंड दैट्स द वे वी वर्क टुगेदर। बिहेवियर एडिक्शन क्या है फिर, उसमें क्या क्या पैटर्न देखे जाते हैं और कैसे? बेसिकली उसकी ट्रीटमेंट में अनफॉर्चुनेट अगेन कि बिहेवियरल एडिक्शंस के लिए कोई ड्रग नहीं बना गया कि ये दे दो और उसका वो ठीक हो जाएगा, उसका वो नशा छूट जाएगा। उसमें उसका बिहेवियरल पैटर्न देखते हैं कि कितना उसकी लत लगी है, उसके लाइफ के गोल्स क्या है। तो उस गोल्स को अगर मैच करना है तो इसमें से उसको मोटिवेशन हम देते हैं कि अगर आप उस गोल्स तक जाना चाहते हो तो आपका कितना वक्त आप इसमें डाल रहे हो और क्या वो वक्त इसमें हम लोग अपने गोल की तरफ लेके जा सकते हैं क्या। तो मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी के साथ हम लोग ये करते हैं। सेकेंडली उसे भी हम लोग पूरी तरह अचानक से नहीं निकालते, उसके साथ प्लान्स बनाते। ओके, आप दिन में अभी 4 घंटे इस्तेमाल कर रहे हो, हम ये हफ्ते के लिए कैसे करेंगे आप बताइए हमें। तो वो खुद ही जब मोटिवेटेड होता है तो बोलता है ओके मैं 4 से 2 में लाऊंगा, फिर रहे हुए 2 घंटों में आप क्या करोगे। तो धीरे 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 उसे डिटॉक्स किया जाता है। उससे लाइफ में वैसे ही कि अगेन समथिंग मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ क्या है, उस तरफ उसका ध्यान लेके जाते हैं। सो दैट्स द वे वी वर्क विद बिहेवियरल एडिक्शंस। देयर आर सम ड्रग्स व्हिच हेल्प्स इन ईटिंग डिसऑर्डर्स है या उसमें है, लेकिन इंटरनेट यूसेज के लिए, सोशल मीडिया के लिए ऐसे कोई ड्रग्स नहीं देते हैं। वी हैव टू वर्क विद देम, देयर टाइम टेबल, बैकग्राउंड में कोई हिस्ट्री है क्या, घर का माहौल कैसा है, घर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, माँ और बच्चे मतलब घर पे जो फैमिली है वो एक दूसरे को कितना वक्त दे पा रही है, ये सब चीजें फिर एक्सप्लोर करते हैं। तो मोर ऑफ फैमिली टाइम, मोर ऑफ लेजर टाइम, मोर ऑफ ऑफलाइन टाइम, वो फिर पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। अभी माँ और बच्चे की रिलेशनशिप पे बात की है तो मैं अभी बहुत सारे ऐसे केसेस देख रही हूँ बच्चों के खासकर, कि उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी बात पे रूड होके बात करना, और उनको ऐसे फैमिली से अटैचमेंट नाम का चीज अब उतना नहीं दिखा है जो हम अपने बचपन में थे। तो वो जो एंगर है उसका मतलब ये बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है और उसमें कैसे काम किया जा सकता है, एज ए पेरेंट्स हमें कुछ सलाह दें। एक्चुअली पहले के जमाने में हमारे पेरेंट्स थे, पेरेंटिंग ये कंसेप्ट नहीं था, बस वो नेचुरली पेरेंट्स थे हमारे। हाँ। अब हमें पेरेंटिंग करना पड़ रहा है, और ये क्यों करना पड़ रहा है, वो पेरेंट्स और ये पेरेंट्स में डिफरेंस क्या है। पहले वो लोग एक तरफ से स्ट्रिक्ट भी थे, प्यार जताने का उनका तरीका भी अलग था, हर चीज में यू आर द बेस्ट, आई लव यू दिन में 10 बार बोलना हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी नहीं बताया। पर हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि उन्होंने हमसे प्यार नहीं किया है। हाँ। उनकी बाउंड्रीज होती थी, उनकी आंखें अगर ऊपर कर भी थी तो हमें समझता था ये चीज उनको पसंद नहीं है एंड वी शुड नॉट डू इट। सो दे नेवर ट्राइड टू बी आवर फ्रेंड्स, दे रिमेन्ड आवर पेरेंट्स। और वो बाउंड्रीज वी थॉट एंड नाउ वी रियलाइज दैट कि वो एक प्रकार का उनका प्यार था, उनका केयरिंग था, जो हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना, डिसिप्लिन यानी एक
अनुशासन हमारी जिंदगी में लाना, उन्होंने हमें कभी मटेरियल चीजों का, बोलते ना, नहीं दी इतनी ज्यादा, पर वक्त दिया उन्होंने। आज का पेरेंटिंग ऐसा हो गया है कि पैसा बहुत है, बच्चा एक ही है, न्यूक्लियर फैमिली है और कोई नहीं है, सारा ध्यान और सारा खर्च उस बच्चे पे, जो चाहिए या बिना चाहिए उसके पहले ही दिया जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल एक्सपोजर टू द चाइल्ड। नहीं बोलना, ये माँ बाप ने, मतलब बच्चे को किसी चीज के लिए ना बोलना ये सिखाया ही नहीं है कि जो चाहिए वो मिलेगा। सो देयर इज नो, बच्चा सीखता ही नहीं है कि मुझे कोई चीज अगर चाहिए तो मुझे ना है, ऐसे सीखा ही नहीं है, बिकॉज सब कुछ अवेलेबल है। बाउंड्रीज नहीं है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है कि आपको 10 बजे के घर पे पहले घर पे आना है, मतलब आना है। ये बच्चे को बचपन से ही हम लोग अगर अनुशासन देते हैं तो बच्चा वो सीखेगा। सो दैट शुड बी लव, बट टफ लव, वो कहीं तो लैक हो रहा है। और जब यही बच्चा कोई किशोर वयन में जाता है, बड़ा होता है, फ्रेंड्स मिलते हैं, वहां उनको एक अलग फ्रीडम मिलता है, ये सब चीजें होती है, और घर पे पता है कि जो भी किया, जो भी चाहिए मिलेगा, जो भी किया चलेगा। और अभी माँ बाप अगर उनको किसी चीज के लिए रोकते हैं तो वो गुस्सा आता है, बिकॉज उन्हें ना डिसिप्लिन की आदत है, ना सुनने की आदत है, ना, बोलते ना, कोपिंग मैकेनिज्म है किसी चीज का, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं पता है, लाइफ में कोई दिक्कतें ही नहीं आई है तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है मुझे, कुछ भी आया तो माँ बाप है मेरे पास। तो वी हैव, ऐसे लगता है हम बच्चों को एक बहुत ज्यादा ककून की तरह हम बड़े कर रहे हैं क्या। क्यों हम उनको, जब जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, फेलियर होता है, नेगेटिव होता है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए स्किल हम सिखा रहे हैं क्या, कोपिंग मैकेनिज्म सिखा रहे हैं क्या, स्वावलंबी होना सिखा रहे हैं क्या, पैसे की वैल्यू करना सिखा रहे हैं क्या, खुद होके, जैसे पॉकेट मनी दे दिया, लेकिन पॉकेट मनी का क्या इस्तेमाल हो रहा है उसका सवाल पूछ रहे हैं क्या पेरेंट्स, उसका हिसाब रख रहे हैं क्या, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, वो कैसे फ्रेंड्स रख रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड्स लाइफ, द लव, द अफेक्शन, द डिसिप्लिन, द बाउंड्रीज, ये सब हमको वापस देखने की जरूरत है। दूसरी बात, this generation of parents are very cool with alcohol, smoking, weed, हुक्का at home. बच्चों के लिए माँ बाप ये एक, बोलते हैं ना, एक आदर्श होते हैं। अगर आप घर में बच्चों के सामने ले रहे हो, पार्टीज कर रहे हो और उसमें ये सर्व किया जा रहा है, बच्चे के दिमाग में एक ही चीज आएगी, मम्मी कर रहे हैं, पापा कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल है, इसमें गलत नहीं है। हाँ, तो वो बच्चा आगे जाके जब वो फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा, भले वो 14 की उम्र में हो, 15 की उम्र में, 16, उसे वो गलत नहीं लगेगा जी, राइट। भले वो घर पे आके बताएगा नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ये होगा कि मम्मी पापा कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, इसलिए तो वो कर रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा है मेरे, राइट। तो योर, इफ यू वांट द फैमिली, जो वैल्यूज आपको बच्चों को देनी है, पहले वो वैल्यूज आपको इम्बाइब करनी पड़ेगी, तो बच्चा सीखेगा। अनफॉर्चुनेटली आपको किसी चीज की लत लग भी गई हो तो आपको बच्चों के साथ बहुत पहले से डिस्कस करनी होती है कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मैं इसमें फंस गया हूं, आप नहीं फंसे। सो बच्चों को ये चीजों के बारे में आज बहुत जल्दी से अवेयर करना जरूरी है। आपने बीच में चेन्नई का एक रिपोर्ट पढ़ा होगा कि मुझे नहीं पता, 6 साल के बच्चों को स्कूल के बाहर छोटे छोटे टैबलेट्स देके, वो जो एडिक्टिव टैबलेट्स थी उसकी आदत लगाई गई। अच्छा, तो हमें अभी ऐसे बचपन से ही उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कोई इंसान बाहर से आपको कुछ देता है, अननोन पर्सन, अननोन थिंग, एनी ड्रग फॉर्म, कुछ ऐसे दिखता है जो आपको नहीं पता है क्या है, आप मत लीजिए। देन वी कम टू 6th and 7th, तो इंट्रोड्यूस करना है कि नशा क्या होता है, नशे की चीज क्या होती है, उसमें क्या क्या आता है, उसके दुष्परिणाम क्या है, इसके बारे में डिस्कशन होना जरूरी है। देन किशोर वयी में आता है तो फिर उनके साथ कि आपके फ्रेंड्स कौन है, आप लोग क्या करते हो पार्टी में, इस बारे में पता है क्या, या स्मोकिंग सीन चल रहा है या ड्रिंक्स का सीन चल रहा है, आपको क्या लगता है। बच्चे को लेक्चर मत दीजिए,
बच्चों के साथ बैठ के डिस्कशन कीजिए, वो बच्चा क्या सोचता है, उसके परसेप्शंस क्या है शराब को लेके, वीड को लेके, वेपिंग को लेके, वो क्या समझता है, क्या सोचता है। अगर आपके कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रहेंगे जी, तो बच्चा आपको आगे कभी ना कभी बताएगा। अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे जब वो बात कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी वर्बल साउंड, तो वो उसको पता है कि जब मैं कुछ बात आके बात करता हूँ तो मेरे माता पिता मुझे सुनते हैं, समझते हैं। लेक्चरिंग मत कीजिए, उसका उसे क्या कहना है वो पहले सुनिए। उस सुनने के बाद में भी आप बताइए कि दिस इज व्हाट वी फील एंड दिस इज व्हाट विल हैपन इन आवर फैमिली। ये चीजें अलाउड है, ये चीजें नहीं अलाउड है। पार्टी होगी, नाइट ओवर होगा, तो उसके पहले हम लोग डिसाइड करें कि वहां पे बड़ा कोई है, नहीं है, ये वक्त पे आपको घर आना है, किसी बड़े होने के अलावा घर में पार्टीज नहीं होगी। सो दिस रूल्स हैव टू बी मेड एंड दिस रूल्स हैव बी फॉलोड। और उसकी अगर नहीं फॉलो किया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो भी बताना जरूरी है कि क्या नहीं मिलेगा, वो फॉलो करना जरूरी है। कभी कभी हम नियम तो बना देते हैं, लेकिन हम लोग माँ बाप है, बच्चा है, छोड़ देते। नो, एवरी टाइम यू फॉलो द कॉन्सिक्वेंसेस द चाइल्ड विल लर्न कि मेरे घर में ये नहीं चलता है। दिस विल हेल्प हिम आइडर टू एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और अगर कर भी रहा है तो घर पे आके बताने के वो एक माहौल ऐसा रहेगा कि मैं घर पे जाके अगर चीज बताऊं तो मेरे माँ बाप मुझे समझेंगे और ना कि मुझे डांटेंगे। जी, अभी आपने बताया कि स्कूल के सामने से स्कूल के बाहर टैबलेट्स के फॉर्म में कुछ ड्रग्स दी जा रही थी, बच्चे उससे आदत ले रहे थे, आदत बना रहे थे। और एक बहुत सारे केसेस ये भी देखी गई है कि स्कूल में बच्चे वेपिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और उसकी भी आदत है। तो ये सब भी एक पेरेंट्स के नजर में होनी चाहिए कि जैसे जैसे बच्चा के कुछ आदत में चेंजेस हो रहे हैं या कुछ ऐसी देखी जा रही है, या तो वो कैसे तो व्हाट टू निकलते। लुक फॉर, यानी हाँ, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब बच्चा बड़ा हो रहा है। राइट। और उसमें मैं समझती हूँ कि ज्यादातर बात करके ही, डिस्कशन से ही निकलता है कि आप पकड़ पाते हैं कि बच्चे में क्या नई, एक छोटी सी वो एक हिंट्स दे देगा और आपको उस पे काम करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है कि पेरेंट्स को, कि थोड़ा सा हिंट्स दिया है क्योंकि वो छुप छुपा के कर रहा है, राइट। आपको वहां से निकालना होता है कि भाई मैं तुमसे आगे जा रहा हूँ। राइट। तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि जो हमें ध्यान रखने हैं। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि ड्रग्स बोलो, अल्कोहल बोलो, वेप बोलो, ये सब जगह अवेलेबल है। और ऐसा हो रहा है कि बच्चों को ऐसे लग रहा है कि सभी लोग करते हैं और इसलिए मुझे भी करना चाहिए। वो नहीं देखते कि बहुत से लोग नहीं भी कर रहे हैं, वो उनको वही दिखता है जो कर रहे हैं, बिकॉज ये ग्लैमराइज हो रहा है। मीडिया में देखो, कहीं भी देखो, ये ग्लैमरस हो गया है ये लेना। और एक पुश मार्केटिंग है कि बच्चे को नहीं चाहिए लेकिन हर जगह वो दिखाया जा रहा है और बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है। बच्चों के हाथ में पैसे भी होते हैं, कभी कभी तो क्रेडिट कार्ड भी होता है, तो बच्चे को मिल सकती है चीजें। ऑनलाइन मिल रहा है। अभी तो घर पे आपको कुरियर हो जाता है। सो यू नो कि जो डार्क वेबसाइट्स होती है, डार्क इंटरनेट होता है, जहाँ पे मिल सकता है क्रिप्टो करेंसी से। सो बच्चों को सब पता है, वो बचपन से मोबाइल हैंडल कर रहे हैं, उनको डार्क नेट पता है, उनको क्रिप्टो पता है, उनको सब पता है, साइट कौन सी है, कहाँ से बाय करना, सब पता है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हमें कहाँ ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट एक ये होता है कि हमें किस सिम्टम्स का ध्यान रखना है। क्या बच्चे का नेचर चेंज हुआ है? जो पहले शांत था वो अचानक से ज्यादा बोलने लग गया है, जो बोल रहा था वो शांत हो गया है क्या? सेकेंडली, उसके खाने पीने में कुछ बदलाव आया है क्या? उसके वजन में कोई बदलाव आया है क्या? उसके नेचर में कुछ बदलाव आया है क्या? चिड़चिड़ ज्यादा हो रहा है, सिक्रेटिव हो रहा है? जो पहले खुल के हर बात घर पे आके करता था या करती थी, वो आजकल अपने में ही रहती है, ज्यादातर रूम में रहती है, रूम दरवाजा बंद करके रह रही है, बाथरूम में रह रही है। राइट। क्या उसके फ्रेंड्स चेंज हुए हैं क्या? इतने सालों से कॉलोनी के फ्रेंड्स थे, स्कूल के फ्रेंड्स थे, अब उन फ्रेंड्स के छोड़ के नए फ्रेंड्स बने, और नए फ्रेंड्स के बारे में पूछो तो बताता भी नहीं है कि फ्रेंड्स कौन है। तो न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स हुए हैं क्या? पॉकेट मनी जितना भी दो कम पड़ रहा है उसे,
और हर बार बहाना बनाता है कि आज किसी को गिफ्ट करना है, आज गाड़ी खराब हो गई, आज पेट्रोल, आज कहीं जाना है। तो ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है क्या? कभी कभी ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि घर से कुछ चीज गायब हो रही है क्या, घर से कुछ पैसे जा रहे हैं क्या। बिकॉज ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जब नशा लग जाता है, उसको फुलफिल करने के लिए इंसान उस हद तक जाता है कि घर के ही पैसे लेते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके पास कहीं आई ड्रॉप्स है क्या, उसके पर्स में बोलो, बैग में बोलो। बिकॉज जब लोग वीड यूज करते हैं तो आंखें लाल होती है, तो घर आके वो दिखे नहीं, इसलिए बच्चे लोग आई ड्रॉप्स डाल के आते हैं, तो वो क्लियर हो जाता है, टीयर प्लस की तरह होता है कि आंखें लाल नहीं दिखती है। या फिर च्युइंगम ज्यादा खाता है क्या, यानी स्मोक करके आ रहे च्युइंगम खा रहे हैं। या फिर उसके इसमें कभी कोई ऐसे पत्तियों जैसे, यानी वीड क्या होता है माँ बाप को कभी कभी पता भी नहीं होता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे कुछ पत्तियों जैसे मिला था, तो ऐसे कुछ मिला है क्या? हाँ। वाइटर कुछ दिखा है क्या? ऐसी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और माँ बाप को लगता है कि बच्चा बड़ा हुआ है, उस पे हम लोग जासूसी कैसे करें। बच्चा आपके घर में रह रहा है, वो अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। तो अगर उसकी भलाई के लिए उसके पीछे जाके उसका ड्रॉवर चेक करना, उसका बैग चेक करना, उसका वार्डरोब चेक करना, या बाथरूम चेक करना अगर करना पड़े तो करना चाहिए, ताकि हम लोग उसे उस स्टेज में उसको ले ले कि वो उसमें से बाहर आ सके। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट। माँ बाप बोलते हैं कि बच्चों का फोन पासवर्ड लॉक रहता है, पर वो पॉलिसी घर में नहीं रखो। आप खुद का भी फोन पे पासवर्ड मत रखो, बच्चों को भी बोलो हम नहीं रख रहे, आप भी नहीं रखे। आई शुड हैव द फ्रीडम टू सी योर फोन मैंने मेरा आई नीड। ये खुलापन होना जरूरी है। बच्चा क्या देख रहा है नेट पे, वो इम्पोर्टेंट है। स्पेशली कुछ ऐसे ही चाइल्ड प्रोटेक्टिव एप्स मिलते हैं, या कुछ गूगल पे, हमारे हर फोन में, स्मार्टफोन में, कि चाइल्ड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स रहते हैं कि वो साइज गलती से ही बच्चा नहीं ओपन करे। ये सब चीजें हमें करनी होती है। तो बेसिकली आज के जमाने में माँ बाप को हर समय सतर्क रहना है, लेकिन ओवरवेल्म नहीं होना है। मतलब ध्यान रखना है, पर उसके पीछे मतलब उनको ऐसा नहीं फीलिंग आना चाहिए कि माँ बाप मुझे हर चीज में रोक रहे। वो फीलिंग जाना चाहिए, वो मैसेज जाना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ सो दैट आई लव यू एंड आई केयर अबाउट यू, एंड नॉट दैट आई वांट टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग। और ओवर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा कुछ देख लिया कि रोना शुरू हो जाता है कि अरे मेरा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है। इतना सब कुछ करते हुए भी कभी ऐसा हो गया कि कोई मैसेज देख लिया, किसी फ्रेंड ने बता लिया कि आपका बच्चा तो वो वहां गया था क्लब में और वहां पे एक नशा किया उसने। अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? लाइक व्हेन यू फर्स्ट टाइम, सबसे पहले बार पता चले कि आपके बच्चे ने कोई नशा किया है। भले किसी के लिए ड्रिंक करना भी एक नशा हो जाएगा, किसी के लिए स्मोक की न्यूज भी बहुत बड़ी हो जाती है, किसी के लिए वीड की न्यूज भी बड़ी होती है। तो इट डिपेंड्स कि आपके फैमिली में क्या एक्सेप्टेबल है, उसके हिसाब से वो न्यूज आपको अफेक्ट करेगी। जी बिल्कुल, राइट। सबसे पहले काम एंड कंपोज योरसेल्फ, इमीडिएटली जाकर रिएक्ट नहीं करें। एक अच्छा मौका ढूंढे और फिर बैठे और उससे बातचीत शुरू करें कि मुझे यहाँ से ये जानकारी मिली है कि आप ये करते हो, तो मैं क्या जानना चाहूंगा कि आपने किया है नहीं किया है। जी। सो वट एवर, आइदर वो हाँ बोलेगा, एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट सेंस तो मैं जो कुछ ही तुम्हें पूछ रहा हूँ, मेरा मकसद यही है कि अगर आप कर रहे हो तो मैं उसमें हेल्प करूँ आपको, और ना कि मुझे आपको डांटना है, ना मुझे आपको ब्लेम करना है या कुछ करना है। तो अगर हम इससे बात कर सकोगे तो मैं देखना चाहता हूँ मैं कहीं आपको मदद कर सकूँ या नहीं करूँ। दैट इज मैटर। स्लोली अगर वो ओपन होता है तो उससे विदाउट बीइंग एंग्री, अगर कहीं ऐसा हुआ कि बातचीत में गुस्सा हो गया, स्टॉप दैट मीटिंग। हम ये बात करते वक्त हमें रिलेशंस नहीं खराब, हम ड्रग्स छुड़ाना ये एक मकसद है, लेकिन रिलेशंस नहीं तोड़ना है। उसमें रिलेशन को बनाए रखना है, हमारे रिश्ते को बनाए रखना है, बॉन्डिंग को बनाए रखना है। और उसके अगर वो होगा तभी हम उस बच्चे को मदद कर पाएंगे।
अगर आपकी बॉन्डिंग टूट गई वहां पे आपके रिएक्शन की वजह से, तो हम बच्चे को मदद नहीं कर पाएंगे। सो कंट्रोल योर इमोशंस फर्स्ट, और फिर बच्चे से बात कीजिए। जहाँ पे जरूरत लगती है तो बच्चे को हम लोग स्पेशलिस्ट के पास जाने की भी सलाह देते हैं कि जहाँ पे ड्रग्स ज्यादा हो रहे हैं या नशा का प्रमाण हमको पता चल गया है कि बहुत ज्यादा नशा हो रहा है, अचानक से हमें पता चल रहा है, तो वहां पे काउंसलर्स की मदद लेना भी जरूरी होता है। और तो माँ बाप का रोल रहता है। हाँ, तो बेसिकली गो विद द एम कि मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, पर ये हमारे फैमिली रूल्स है और इसमें ये फिट नहीं हो रहा है। ड्रग्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन अ फैमिली, स्मोकिंग इज नॉट एक्सेप्टेड, ड्रिंकिंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन अ फैमिली। अगर ये है तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? सो वी हैव टू कोलैबोरेट। इट्स नॉट अबाउट कंट्रोलिंग, इट्स अबाउट कोलैबोरेटिंग। जैसे बहुत सारे केसेस में ये भी देखा जाता है कि कुछ चीजों का एडिक्शन मुझे बहुत जल्दी हो गया पर दूसरों को नहीं होती है। राइट। मतलब ऐसा क्या देखा जाता है कि क्या ऐसा चेंजेस आता है कि किसी किसी को वो चीज का एडिक्शन बहुत जल्दी लत में बदल तो जाती है? बेसिकली जैसे मैंने कहा जेनेटिकली डिटरमाइंड है सबसे पहले तो ये। अगर उसका जेनेटिक बैगेज ज्यादा है, उसके घर में ड्रिंक्स पहले से उसके पिताजी लेते थे, उसके दादाजी लेते थे, तो ये बच्चे को ड्रिंक्स लेने के बाद सोशल ड्रिंकिंग से डिपेंडेंस बहुत जल्दी आ जाएगा। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, उसका खुद का मेंटल मेकअप कैसा है, क्या उसे बैकग्राउंड में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, साइकोसिस। अभी देखा गया है देयर आर सम सेंसिटिव पीरियड्स इन योर लाइफ, और वो पीरियड हम लोग सेंसिटिव जो फेज होता है मेंटल डिजीजेस का, वो पाया गया है कि 10 साल से लेके 20 साल के बीच में ये सारी जो डिजीज हम बोल रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, ये सब इसी एज में शुरू होती है। तो बच्चा उस एज में इसमें जूझ रहा है कि जिससे बैकग्राउंड में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, साइकोसिस है, कुछ भी है, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो बता भी नहीं पा रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मे बी नशा उसको हेल्प करता है काम डाउन करने के लिए। तो साइकोटिक कोई बीमारी है, मानसिक बीमारी है, तो फैमिली में आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, कितना घर में कलह है क्या, या घर में शांति है, माँ बाप के रिलेशंस कैसे हैं एक दूसरे से। ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे नशे में ज्यादा जाते हैं और एडिक्शन में ज्यादा चले जाते हैं। तो ये सब चीजें बहुत, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो कितना फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो द मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन अ जेनेटिकली प्रोन चाइल्ड, वो नशा ज्यादा होता है। तो कुछ लोग एडिक्शन में क्यों जल्दी जाते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं उसके लाइफ में। स्पेशली बचपन में, अगर चाइल्डहुड एडवर्स इवेंट्स यानी बचपन में कुछ उसके साथ बीता हो, उसकी मेमोरीज जाती नहीं है। लाइक भले वो फिजिकल अब्यूज हो, मेंटल अब्यूज हो, सेक्सुअल अब्यूज हो, उसकी मेमोरीज कैरी ऑन होती है कभी कभी, वो हैंडल नहीं कर पाता है कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, और वहां पे बच्चों का एडिक्शन हो सकता है। तो बहुत फैक्टर्स मैटर करते हैं कि वो सोशल ड्रिंकिंग से डिपेंडेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा। सब कुछ ही अच्छा है, आपका सोशल, आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा है, आपका स्टडीज में आप अच्छे हो, आपको स्कूलिंग अच्छा है, आपके टीचर्स आपके क्लोज है, आपके फ्रेंड्स नॉन यूजिंग फ्रेंड्स है, और आपका एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जहाँ पे ड्रग लेना टैबू है और ड्रग मिलते नहीं है। ऐसे बच्चे जेनेटिकली डिटरमाइंड रहेंगे फिर भी वो बच जाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, कि उनका प्रिफरेंस है कि जेनेटिकली उनको हो सकता है, लेकिन ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर अच्छे हैं तो वो बच जाता है। जी। लेकिन इसमें से अगर बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे बढ़ते जाते हैं, उसका नशा या डिपेंडेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे केसेस में नशा मुक्ति जो होती है उसमें तो रिकवरी मिल भी जाती है, लेकिन ऐसा भी केसेस आता है कि दोबारा फिर से उनको वो लत होने लगे, तो ये क्या है और ये कैसे बढ़ जाती है, या फिर उसके बारे में मुझे समझाए। जैसे एडिक्शन का डेफिनेशन में है, इट्स अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज। रिलैप्सिंग यानी ये आपको वापस आ सकता है अगर आप कुछ चीजों का ध्यान ना रखें। तो अगर इंसान ने ट्रीटमेंट ली है या बिना ट्रीटमेंट लिए भी कुछ महीने तक छोड़ दिया है, तो जरूरी नहीं है कि मैंने 6 महीने छोड़ दिया यानी जिंदगी में मैं वापस नहीं लूंगा। आपका ब्रेन अब तक पूरी तरह अगर हील नहीं हुआ है तो आप वापस उसी नशे में जा सकते हो और उसी लेवल तक जा सकते हो। कि जैसे मैंने 6 महीने तक दारू की एक, शराब की एक बूंद तक नहीं ली है, फ्रेंड मिल गया,
सोचा कि चलो एक पैग लेने में क्या हरकत है, लेकिन वो एक पैग तक नहीं रहेगा, वो उसी लेवल तक जहाँ जाएगा जहां से उसने छोड़ा है। लाइक उसने छोड़ा है कि जो वो दिन के 8-8 पैग ले रहा था, तो डे वन ही गो टू 8 पैग, राइट। तो ब्रेन जब तक पूरी तरह हील ना हो, हम ऐसे बोलते हैं कि हर इंसान को जो जो जिसको एडिक्शन हो चुका है, उसे जिंदगी पर सतर्क रहना जरूरी है कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ध्यान रखना है कि मुझे वो नहीं लेना है करके, राइट। सो इट्स अ रिलैप्सिंग डिजीज, तो लोगों को होता है। अब ये होता है तो हम लोग उसको क्या साइंस बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं किसी पेशेंट को, तो उसमें 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले इमोशन लेवल पे होता है, मैंने कुछ महीने नहीं लिया है और अचानक से मुझे फीलिंग्स आने लगती, यार वो क्या मजा आता था ना, हम लोग साथ में बैठ के पार्टी करते थे। सो इट कम्स एट द फीलिंग एंड द थॉट लेवल। फिर वो कहीं सोचते हैं, ये ख्याल आता है, मैं एक ट्राई करके देखता हूँ, मुझे लगता है कि अभी मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, अब मैं पहली तरह नहीं लूंगा, आई टेक एंड मे बी आई स्टॉप एट 1 or 2 pegs, यहाँ तक रोक दूंगा। तो वो उस बारे में सोचने लगता है, पहले फीलिंग आती है फिर सोचना है, सो थॉट लेवल पे होता है। और फिर देन इट कम्स टू फिजिकल, जहां वो एक्चुअली लेता है। तो हम पेशेंट्स जब आते हैं ट्रीटमेंट के पहली बार भी, तब उनको बोलते हैं कि जब ख्याल आने लगे, जब आप ये सोचने लगे कि मुझे वो याद आ रही है कि जब मैं लेता था तो मुझे कितना अच्छा लगता था, या क्या वो दिन थे, तब आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, या उस वक्त आप सतर्क हो जाइए कि आप उस दिशा में जा रहे हो। जब आप ग्लैमराइज कर रहे हो अपने मन में उस चीज को, या याद कर रहे हो खुशी से, तो आप इमोशनल लेवल पे, फीलिंग्स लेवल पे ही उसको रिलैप्स को पहचानिए। सो स्टेजेस ऑफ रिलैप्स में इमोशनल, देन इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव, और थर्ड इज बिहेवियर। तो हम लोग वहीं पे रुक, बट रिलैप्स इज, हम ऐसे बोलते हैं रिलैप्स इज अ रूल देन एन एक्सेप्शन। तो रिलैप्सेस हो गए, हमें ये ध्यान रखना है कि उसको जल्द रोकना है। रोक तब पाएंगे जब हम उसको जानते हैं कि रिलैप्स कैसे होता है, पहले थॉट लेवल पे होता है तो वहीं पे रोकना है। और एक बार हो भी गया तो डोंट फील दैट ये मेरा फेलियर है, ये जर्नी है आपका। कभी कभी 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 बार, पर हर बार एक चीज सीखेंगे आप, कि इस बार ऐसे ही हुआ कि वो फ्रेंड मिला था इसलिए मैंने ली। तो आपकी डायरी में नोट हो जाएगा कि मुझे उस फ्रेंड के नहीं मिलना है जब तक मैं अपनी जर्नी में हूँ, रिकवरी की जर्नी में हूँ। तो हर रिलैप्स या हर लैप्स आपको कुछ सिखाएगा, वो सीख हमें लेनी है और आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी आखिर नशा हो ही रहा है, मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो क्या फायदा। नहीं, इट्स अ जर्नी, इट्स अ रिलैप्सिंग डिजीज, ये मान लो आप। और अगर ये मानोगे तो आप हर बार होने के बाद भी कुछ सीखोगे और आगे बढ़ोगे, गिव अप नहीं करोगे। फैमिली सपोर्ट का क्या रोल रहता है इसमें, एडिक्शन को रिकवरी करने के लिए? फैमिली का बहुत अहम रोल रहता है। जितने भी केसेस मेरे पास आते हैं, मैंने देखा है कि अगर वन फैमिली मेंबर, भले वो उनकी वाइफ हो, सिस्टर हो, बहन हो, या ऑपोजिट, लाइक अगर फीमेल आती है और उसका हस्बैंड हो, भाई हो, अगर वो सपोर्टिंग रोल में रहे, वो खड़े रहे उसके साथ, तो उस इंसान का रिकवरी बहुत अच्छा होता है। तो फैमिली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अब फैमिली का एग्जैक्ट रोल क्या रहता है इसमें, सबसे बड़ा कि ये समझना कि एडिक्शन एक बीमारी है, वो नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी पेशेंट्स जब लेके आते हैं फैमिली, तो उन्हें लगता है ये इंसान क्यों सुधर नहीं पा रहा है, इतना सब कुछ हो गया फिर भी ये सुधर क्यों नहीं रहा है। हाँ। कितनी बार बोला है मैंने कि ये छोड़ दे, पर ये लत छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो उन्हें ऐसे लगता है कि ये ऐसी कोई चीज है वो खुद छोड़ सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं रहे, यानी उनका विल पावर कम है, या वो छोड़ना ही नहीं चाहते, ही डजंट केयर अबाउट इट, उन्हें पड़ी ही नहीं है हमारी। तो कहीं तो गुस्सा, कहीं नफरत, कहीं थोड़ा सा प्यार भी, कोई थोड़ी चिंता भी, ऐसे मिक्स्ड इमोशंस के साथ आते हैं। कभी कभी केसेस ऐसे आते हैं कि अभी मैं लास्ट एफर्ट दे रही हूँ, अगर अभी इन्होंने नहीं छोड़ा तो हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, तो इस लेवल तक आ जाते हैं कि अभी सहन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले फैमिली को ये एडिक्शन एज अ डिजीज
यानी मस्तिष्क की बीमारी है ये समझना जरूरी है, और ये कहना कि वो इंसान क्यों नहीं छोड़ रहा है तो ये समझना जरूरी है कि उसको हेल्प लगेगा छोड़ने के लिए। तो अच्छी बात है आप यहाँ पे आए, हम लोग मिलके हेल्प करते हैं। जी। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेकेंडली, जब इंसान छोड़ने की कोशिश करता है तब फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर वो वापस कभी एक आधी बार ले भी ले तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई फायदा नहीं आपके साथ, जो होना है वो तो होने ही वाला, अब में कोई ट्रीटमेंट लेके फायदा नहीं। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ एडिक्शन रिकवरी, जी। कि वो रिकवर होने में उनको वक्त देना पड़ेगा। अगर वो छोड़ने की वापस ले भी लेते हैं तो एज अ फैमिली उसको एनालाइज करो सिचुएशन को और आके डिस्कस करो कि क्या हुआ था उस वक्त। सो नेम ब्लेमिंग करना या आप तो हमेशा से ऐसे करते हो और ऐसे ही रहने वाले हो, सो डोंट गेट योर पास्ट इनटू इट, कि वही चीजें आप उनको पास्ट याद दिलाते रहोगे तो ये जर्नी में उनको डिफिकल्टी आएगी। वो छोड़ना चाह रहे हैं, उस हिसाब से अगर साथ में आए हैं तो वो हमको पीछे की बातें नहीं निकालनी। तीसरा, अगर वो वापस लेना शुरू करते तो इस बार उनको हाइड नहीं करना है, एनेबल नहीं करना है। उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो जो जिम्मेदारी जो उनको निभानी है वो नहीं अगर निभा रहे हैं तो उस जिम्मेदारी को खुद पे नहीं लेना है, वो उन्हें ही करने देना, और नहीं हो रहा है तो वो काम भली वैसे ही पड़ा है पर खुद होके नहीं करना है। सो नो एनेबलिंग बिहेवियर। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, खुद के मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि एडिक्शन के साथ ये एक और, वो डिपेंडेंट तो अल्कोहल पे है और ये को डिपेंडेंट हो जाती है जी। इन द सेंस कि उसकी पूरी जिंदगी इस इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है कि आज ही पी के आएंगे तो क्या होगा, आज अ, घर पे क्या बवाल होगा, कहीं पे कुछ कोई न्यूज तो नहीं आएगी वापस, कहीं पे कोई झमेला तो नहीं होगा। तो वो पूरा 24 आवर्स शी इज थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन एंड हाउ दिस पर्सन विल अफेक्ट माई लाइफ, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा। तो शी बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक डिपेंडेंट ऑन दिस एडिक्टिव पर्सन लाइफ। शी हैज टू और ही हैज टू, हुएवर इज द पार्टनर, उनको ये सोचना है कि मेरी एक जिंदगी है, उसे इसमें से बाहर निकालना मेरी जिंदगी का एक मकसद हो सकता है, पर मेरी जिंदगी और भी मकसद है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे तरफ भी है, मेरे बच्चों की तरफ भी है, मेरे मेंटल हेल्थ, मेरे बच्चों के मेंटल हेल्थ की तरफ भी है। तो शी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ सो दैट उससे वो उसके भी ध्यान रखे और पूरा घर का भी ध्यान रखे और खुद का ध्यान रखे। सो टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली, कुछ ग्रुप्स होते हैं एल एनॉन करके, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें। जैसे हम एडिक्टिव पर्सन को हम लोग अल्कोहलिक अनोनिमस ग्रुप, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वहां पे जाने की राहत सलाह देते हैं। जैसे कभी कभी इनको कि वहां पे वो सब जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जो मेरे साथ हो रहा है शायद बहुत लोगों के साथ हो रहा है, किसी और ने कैसे हैंडल किया है, शायद वहां से मैं वो कोपिंग स्किल्स गेन कर सकता हूँ। तो ये फैमिली के होता है। और बहुत बार मुझे फैमिली जो इंसान होता है उसकी भी ट्रीटमेंट करनी जरूरी होती है, बिकॉज मे बी मेरे पास आते हैं तो कभी कभी बहुत लेट आते हैं, तब तक उनकी उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ चुका होता है। तो समटाइम्स आई हैव टू, मतलब उनको कभी एंटी डिप्रेशन, डिप्रेशन का काउंसलिंग या ट्रीटमेंट, या एंजाइटी का काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट। इनफैक्ट बहुत बार पैनिक अटैक्स आते हैं उनको कि समझ भी नहीं आता है कि आज क्या होने वाला है। मतलब पूरा वक्त वही इंसान घेरा रहता है उनकी। तो ये फैमिली रहता है। सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम, सिर्फ खुद का भी ध्यान रखे, उनका भी ध्यान रखे, उनकी जर्नी में उनको मदद करे, पर उनके साइड में चले, उनके उनकी जगह पर चलने की कोशिश ना करें। जी बिल्कुल। तो किस चीज ने इंस्पायर किया डी एडिक्शन और मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम करने के लिए? ऐसे कहते हैं ना कि कहाँ खुद की मर्जी से अपने सफर में हम है, रुख हवाओं का जहाँ का वहां के हम है। बस मेरी जिंदगी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। 96 में मैं पास आउट हुई पुणे से, और उस वक्त HIV बहुत जोरों में था। अच्छा। और जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तब मैंने HIV के उसके रुद्र रूप में देखा था कि यंग लोग, माँ, बच्चे, पुरुष
जो उनकी प्राइम की एज में है, लाइक 30, 35, 40, उसमें मर रहे थे। और उसने मुझे हिला दिया। 96 से लेके आज तक मैं एचआईवी में भी काम कर रही हूँ, पर पहले 15 से 20 साल मैंने एचआईवी में काम किया। अच्छा। 2013 में मैं बॉम्बे गई। बॉम्बे में मैंने क्लिनिक शुरू किया, एक जनरल प्रैक्टिस क्लिनिक शुरू किया था मैंने। तब मैं एडिक्शन में काम नहीं कर रही थी, एचआईवी में काम कर रही थी, सभी को पता ही था, लेकिन तब तक एचआईवी काफी कंट्रोल भी हो चुका था। और एक बार एक औरत पेशेंट करके मेरे पास आई और कहा कि मेरा बच्चा आज चाकू लेके मुझे मारने को आ रहा था, क्या आप घर पे आ सकते हो, उसे कुछ तो हुआ है, वो कंट्रोल के बाहर है। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या? तो बोलता है उसने कोई तो एक पुड़ी ली है उसकी जेब से, मुझे मिली है, जिसमें मनुका लिखा था। उसने वो खाई थी और उसके बाद उसे अचानक क्या हुआ पता नहीं, उसे मैं काबू ही नहीं कर पा रहे हो, उसने जो हाथ में लिया वो लेके मेरे पीछे भाग रहा था। तो मुझे डर लग रहा है उसको हुआ क्या है। अब मैंने कभी ये, उसने जो पुड़ी का मुझे दिखाया उसपे मनुका लिखा हुआ था, तो मैंने कभी सुना नहीं था इसके बारे में। मैंने गूगल किया तो पता चला मनुका ये एक, जैसे हम लोग वीड बोलते हैं या भांग बोलते हैं, उसका सिंथेटिक फॉर्म है। सिंथेटिक यानी ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। और इसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और वो वायलेंट हो गया था बच्चा। अब मुझे इस बात का बुरा लगा, एज अ डॉक्टर मुझे पता नहीं है कि ये ड्रग्स भी बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीजें सोसाइटी में यूज हो रही हैं। तो मैंने इस दिशा में अध्ययन करना शुरू किया, पढ़ाई करनी शुरू की। फिर एडिक्शन में मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया कि तब मुझे पता चला कि बॉम्बे में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। वीड इस्तेमाल हो रहा है बॉम्बे में, म्याओ म्याओ आ गया है, मेथ हो चल रहा है, एमपीडीए चल रहा है, बहुत सारे ड्रग्स जो एज अ डॉक्टर हमको कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, कि उस वक्त था भी नहीं, और हमारे लेक्चर्स में कभी ड्रग्स के बारे में ट्रेनिंग नहीं होती थी। तब मुझे रियलाइज हुआ ये बड़ा गैप है मेरे नॉलेज में। और फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए, कुछ यूएस से कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज थे, मैंने वो किए। और मुझे पता चला कि जब जानकारी होती है तो अपना नजरिया बदलता है। जी और बिल्कुल। जब नजरिया बदलता है तो हम लोग आने वाले पेशेंट को सही सवाल पूछते हैं, सही तरह से सवाल पूछते हैं, और लोग अपनी मन की बात बताते हैं। और मेरे पास एडिक्शन के पेशेंट्स बनने लगे। राइट। फिर मैंने लेक्चर्स लेना शुरू किया एडिक्शंस के बारे में लोकल कम्युनिटी में। फिर रियलाइज हुआ कि एक इंसान, एडिक्शन का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, स्पेशली मुंबई में तो उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा लगा था। अभी तो सभी जगह है, अभी सभी जगह। मतलब यहाँ तक कि कोकन की छोटे छोटे गांव तक अभी गया, हिमाचल प्रदेश की स्टोरी सुनते हैं, हाँ। केरल की स्टोरी, अभी तो बहुत सब जगह हो चुका है। पर उस वक्त बॉम्बे वॉज लाइक कैपिटल ऑफ म्याओ म्याओ, जो मेथ्रीडॉन ड्रग था, दैट वाज द टाइम आई एम टॉकिंग ऑफ। तो फिर मैंने कहा कि अकेली डॉक्टर मैं क्या करूंगी, जरूरी है कि जितने हम डॉक्टर्स एज अ फैमिली फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका भी ट्रेनिंग होना इस विषय में जरूरी है। बिकॉज जैसे मुझे नहीं पता था, शायद उनको भी नहीं पता होगा। तो वहाँ के बॉम्बे का रोटरी क्लब और साइकेट्रिस्ट ग्रुप के साथ मिलके, केईएम के साथ मिलके, हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स डेवलप किया और डॉक्टर्स ट्रेनिंग शुरू की। तो टिल नाउ वी हैव ट्रेन्ड अराउंड 2000 डॉक्टर्स इन एंड अराउंड पुणे, मुंबई एंड महाराष्ट्र। तो ये मेरी जर्नी रही, और तब से पेशेंट्स देख ही रही हूँ, अच्छा फर्क पड़ता है। पेशेंट एक दूसरे को बताते हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ आ रहा है गूगल से। तो ये मेरा, तो वो एक मनुका की पुड़ी और वो माँ, ये मेरा इंस्पिरेशन रहा इस फील्ड में आने के लिए। इन सब में आपको कोई एक स्टोरी हो जो आप अपनी जर्नी में देखी हो, जो कि आपको एकदम लगा हो कि ये बहुत ही हॉरिफाई है और बहुत ही मतलब हिला देने वाला सिचुएशन आपने कभी देखा किसी पेशेंट का? मुंबई में ये केस था। अ, वो इंसान कुछ 40 साल का रहेगा, टीबी हुआ था उसे। वो इंजेक्शन्स लेने मेरे पास आया करता था, और उसे शराब की बहुत लत थी। उसकी स्टोरी मुझे ये नशे को एक अलग नजरिए से देखना सिखाया। ये इंसान
वहां पे डॉकयार्ड में काम करता था। डॉक में वजन उठाना, लोगों का उसकी तरफ तिरस्कार की नजर से देखना, घर चलाना, ये सब चीजें करते करते, ईमानदारी से करते करते, उसे जब सहन नहीं होता तो वो ड्रिंक्स लेना शुरू करता था, स्मोकिंग शुरू किया, और टीबी हो गया उसे। लेकिन इन सब से वो बाहर आने के लिए मेरे पास आया कि मुझे नशा छोड़ना है। मैंने कहा इतने सालों से कर रहे हो, अभी क्यों छोड़ना है? नहीं, मेरी बच्ची की 10वीं चल रही है, मुझे उसकी ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसे जमा करने हैं। मेरी कमाई से मेरे पैसे मेरे नशे में जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ के मेरे जैसे ना बने, उन्हें डॉकयार्ड में वजन ना ढोना पड़े। जी। तो इसे इंसान को कोई नशेबाज, कोई दारूडिया या ऐसा नाम देके भी भगा सकता है। लेकिन वही इंसान मुझे सिखा गया कि मैं नशा करता हूँ पर मैं एक अच्छा बाप हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में सोचता हूँ, बेटी के बारे में सोचता हूँ। तो वो एक नजरिया मुझे दे गया वो, कि इंसान बुरा नहीं है, उसकी आदत बुरी है। मुझे उसकी आदत पे काम करना है, क्योंकि इंसान तो अच्छा ही है। उसकी जो उसे वो आदत जो उसे उसकी जिंदगी से, उच्च अच्छाई से दूर लेके जा रही है, उस पे काम करना है। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कितनी बार मैंने इसे, बोलते ना कि पूरी जिंदगी बदल गई है 3 महीनों में, ऐसे मैंने कितनी बार देखा है। जब आए हैं, पत्नी रो रही है, बच्ची रो रही है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने नशे को, इसे जबरदस्ती इन्हें लेके आए हैं। लेकिन ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन वो रेडी होते हैं कि नहीं, ओके मैं छोड़ना चाहता हूँ, कोशिश करते हैं, छूट जाती है। नौकरी जो गई है वापस नौकरी लग जाती है। घर में शांति, घर में बच्चों के साथ समय बिताना, बच्चों को अपने बाप मिल जाते हैं। पत्नी को जो हर वक्त दिमाग में यही चलता रहता था कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अब वो नहीं है। अब घर में ऐसा है कि काम करने वाला कोई बंदा है, प्यार करने वाला कोई बंदा है। तो एडिक्शन का ट्रीटमेंट ये सिर्फ एक इंसान का ट्रीटमेंट नहीं देखा है मैंने, ये पूरी फैमिली ठीक हो जाती है। जी, ऐसे बिल्कुल। मैंने देखा है। परसों एक बंदा स्वीट्स लेके आया कि मेरी बेटी की शादी हो गई है, तय हो गई है, तो आप स्वीट्स लीजिए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा घर का पूरा एटमॉस्फेयर अभी चेंज हो गया है, मुझे जॉब लग गई है, तो अब लोग देखते हैं कि स्टेबल फैमिली है, तो रिश्ता आया और हम कर चुके। तो ऐसे, मतलब मेरे ये रोते चीज खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे चेंजेस देखते हैं। एक बंदा है, जैसे वो मेरा पुराना क्लिनिक मुकुंद नगर में था, वहां से आया था। उसकी पत्नी यही कहे कि अभी मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, मेरी सासू ने बोला है कि एक बार ट्राई कर लो, हो गया तो ठीक, नहीं तो आप चली जाओ। आप बहू हो लेकिन बेटी की तरह हो, आपको नहीं सहन हो रहा, आप जा छोड़ के जा सकते हो, मैं लास्ट ट्राई देना चाहती हूँ। और ये इंसान भी डर गया कि अगर ये मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि देखो जो नशा करता है वो इंसान अंदर से बहुत सुंदर इंसान होता है, ये मैंने हमेशा जाना है। इनफैक्ट वो बच्चे की तरह होता है बहुत बार। तो दे हैव लो सेल्फ एस्टीम, दे हैव, बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो किसी चीज को सहन नहीं कर पाते हैं, और रिलेशंस में वो गैप्स नहीं चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, ऐसे बंदे होते हैं। तो जब उसको धक्का लगा कि नहीं, मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा सकती है, तो दिस वॉज द रीजन फॉर हिज चेंज, इसलिए वो मेरे पास आया। मैं तो कन्विंस हो गया। अभी आई थिंक ट्रीटमेंट में 3.5-4 महीने हैं। दे आर प्लानिंग फॉर अ बेबी। इज आउट ऑफ हिज ड्रिंक, इज बैक टू हिज जॉब, गवर्नमेंट जॉब था, अच्छा। मिल गया उसको जॉब वापस। शी इज हैप्पी। लास्ट 3.5 months she has not touched. Now they are thinking they'll stay together, plan a baby, but ट्रीटमेंट जारी रहेगी, we'll keep on meeting. तो ऐसे चेंजेस देखते हैं, मतलब जो एक जनरल प्रैक्टिस में मे बी इतने फ्रिक्वेंटली नहीं हमको देखते हैं। सर्दी खांसी ठीक करना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जिंदगियों में असर देखते हैं, फैमिलीज चेंज। हम बोलते हैं नशा क्या है, सभी करते हैं, जब, लेकिन वो जब
फैमिली पूरी बिगड़ जाती है, और वो जब फैमिली सुधर जाती है, वापस वो फैमिली में अपनापन आ जाता है, तो वो जो चेंज, वो नशा जब निकल जाता है, उसके बाद जो फैमिली देखते हैं, तब पता चलता है नशा क्या है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन के तौर पे मैं लेना चाहूंगी, तो हमारे व्यूवर्स को आप नशे के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे, या कुछ एडिक्शन के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले कि नशा या एडिक्शन ये कोई सिर्फ बुरी आदत या लैक ऑफ कैरेक्टर, मॉरलिटी ये नहीं है। ये एक बीमारी है। इस इंसान को एक बीमार इंसान की तरह देखे। इसे सहानुभूति की जरूरत है, ना कि नफरत की। इसे समझने की जरूरत है, ना कि इसकी निंदा करने की। इसे जरूरत है एक अच्छे साथीदार की, एक अच्छे डॉक्टर की, कि उसमें से उसे बाहर आए। इंसान बुरा नहीं है, मे भी उसकी लत बुरी है। उसकी बुरी लत पे हमें काम करना है, और ना कि इंसान। और नशा छोड़ के भी क्या हमें जिंदगी का नशा लग सकता है क्या, वो देखना है। बहुत सी चीजें जिंदगी में ऐसी है जो हमें नशा देगी, पर वो सुंदर नशा होगी। उससे हमारे खुद को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को कोई उसका दुष्परिणाम नहीं होगा। तो वैसा नशा चाहिए, ये कहूँ। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और मुझे ये जानना होगा कि अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम से कोई लोग फेस कर रहे हैं, तो कहाँ पे आपसे मिले, आपकी क्लिनिक कहाँ होगी और क्या सर्विसेज अवेलेबल है वहाँ पे, तो उसके बारे में हमें डिटेल्स में बता दें। राइट। वैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ जो पुणे से बाहर है। मेरे क्लिनिक पुणे में है, एक तो हड़पसर में और एक स्वारगेट में, जो सिटी में है। वहां पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके हम लोग मिलते हैं। क्लिनिक में मैं ओपीडी बेस्ड, क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट देती हूँ, और जहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजने की जरूरत होती है, तो कुछ सेंटर्स से मेरा अटैचमेंट है, वहां पे उनको भेजा जाता है, वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है और रखा जाता है। तो ये ट्रीटमेंट मैं प्रोवाइड करती हूँ। ओके। तो जैसा कि आपने जाना कि किस तरीके से पूरी विस्तृत जानकारी हमें डॉक्टर ने दी है कि आप किसी चीज से लत में हैं, एडिक्शन हो रहे हैं, तो ये ना सोचें कि इससे निकला ना जा सकता है। भले वो निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आप निकल सकते हैं। बस इतना है कि आप सही गाइडेंस में जाएं, सही डायरेक्शन में जाएं। तो जैसे डॉक्टर ने बहुत विस्तृत से हमें बताया है कि क्या होता है, क्यों होता है, और इसके दुष्परिणाम कैसे निकलते हैं हमारे सोसाइटी में, तो आपके साथ क्या गलत हो सकता है। तो इन सब बातों को देखते हुए आप सही डायरेक्शन में जाएं। हमारे पास डॉक्टर हैं, बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं, उसकी सुविधा को ले और आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। धन्यवाद।